Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये एक नई सीरीज है जिसको हम एक्सपर्ट सीरीज कह करके बुला रहे हैं। क्लास इसकी फर्स्ट है। एक्सपर्ट सीरीज का मतलब है इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, बट जिनको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा या आपकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी इन्वॉल्व होगी ज़्यादा बाकी आम सवालों से। ये थोड़े खास सवाल हैं, मेंटोस टाइप के, दिमाग की बत्ती थोड़ी जलाएंगे। चलिए समझते हैं। और रेलिवेंट सवाल रहेंगे, सिलेबस से रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मुश्किल के चक्कर में ऐसा कुछ भी ऊट पटांग सवाल नहीं जिसका कोई पेपर में रेलिवेंस ना हो, जो टॉपिक्स से ना हो, जो सिलेबस से ना हो, बट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ हम जाएंगे। थोड़ा सा हम यूट्यूब पे कम मिल पा रहे हैं, कुछ पर्सनल कारण हैं, तबीयत एंड ऑल, वो सब चल ही रहा है, रोज़ रोज़ क्या बात करें। बट कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक से थोड़ी क्लासेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए यूट्यूब पे। बैचेस में तो हम लोग मिल रहे हैं अभी वापस से। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप जब भी देख रहे हैं, ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आपका स्वागत है आज के सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिएगा। आप सीटेट के कंप्लीट बैच में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो वो आप हो जाइए करियर ऐप डाउनलोड करके। बाकी इसके अलावा आप ये सब कर लेंगे स्वयं से। पीडीएफ जो है इस सेशन का और पिछले सेशन का, यही 2 सेशंस के पीडीएफ पेंडिंग है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लेट्स लर्न स्क्वाड, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ और जो कुछ पीडीएफ नोट्स हैं वो फ्री हैं, वो आप पढ़ लीजिए, आपको डायरेक्टली हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं डिले ना करते हुए। ये पहला ही सवाल है और आप देंगे जवाब। थोड़े लेंदी सवाल रहेंगे क्योंकि सीटेट में भी लेंदी सवाल पहले से बढ़े हैं या और लेंदी हुए हैं सवाल, ये कहेंगे। ठीक है, चलिए आप फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट कोशिश कीजिए कि आप सॉल्व कर पाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एन अडेप्टिव एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म provides interactive syntax hints to a child. The software dynamically reduces these hints as the child solves loops correctly, but increases support if errors occur. यानी एक AI सॉफ्टवेयर है जो कोडिंग में, बच्चे को कोडिंग सीखने में, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अब 6th से आप ये सब भी शुरू कर दीजिए, कोडिंग वगैरह सिखाइए बच्चे को। तो एक AI सॉफ्टवेयर है, आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब चर्चा में है। तो AI सॉफ्टवेयर है जो बच्चे को कोडिंग के उस लेवल के सवाल देता है जिस लेवल के वो कर पाए, या उसको हिंट्स देता है जहां वो अटकता है। अगर वो फेलियर, मतलब उसमें फेल हो जाता है उसको अटेम्प्ट करने में, या सॉल्व नहीं हो रहे जिस लेवल के सवाल, तो उससे थोड़ा नीचे लेकर के आता है। फिर अगर जितने लेवल के हो पा रहे हैं उससे ऊपर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस देता है और हिंट देता है, हेल्प करता है। यानी कि जैसे आप एक कंप्यूटर में गेम हुआ करता था पहले, वो शायद सॉलिटेयर बोलते थे या तो उसको, तो उसमें हिंट्स आती थी, या आप पासवर्ड भूल जाएं अगर अपने कंप्यूटर का तो वो हिंट का ऑप्शन देता है आपको, या लैपटॉप का। तो एटलीस्ट विंडोज में तो ऐसा होता ही है। तो अब वो हिंट क्या है, स्कैफोल्डिंग का काम कर रही है। ठीक, या आप एक गेम खेल रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने आपको तब जाएगा जब आप उस लेवल को क्रैक कर लेंगे। ठीक, ईजी टू डिफिकल्ट बना होता है जो गेम है। या इवन यहाँ पे अगर हम इस कोडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें कि जैसे जैसे बच्चा सॉल्व करता जाएगा तो सपोर्ट को डिक्रीज किया जाएगा, जहां वो अटकेगा तो सपोर्ट को बढ़ा दिया जाएगा। यानी जहां बच्चा अटक रहा हो उसकी मदद करो, जहां बच्चा कर पा रहा है चीजें तो और उसको डिफिकल्टी लेवल +1 करते जाओ। ठीक है, ये वाइगॉट्स्कियन टर्म्स में इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि जहां ज्यादा जरूरत है बच्चे को वहां ज्यादा हेल्प करो, जब वो खुद से सॉल्व करने लगे तो थोड़ा मुश्किल कर दो टास्क को, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो, जैसे हमने बढ़ाया है ये सवाल ला करके। पहला ऑप्शन है क्लासिकल बिहेवियरल कंडीशनिंग थ्रू मैकेनिकल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए ये कंडीशनिंग शब्द, रीइंफोर्समेंट शब्द, रिवॉर्ड और पनिशमेंट शब्द पियाजे और वाइगॉट्स्की का इनसे लेना देना नहीं है। जहां आपको ये पियाजे वाइगॉट्स्की के साथ नजर आए इनसे दूर चले जाइए, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। पियाजे और वाइगॉट्स्की जो हैं वो रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी को मानते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखिए आप, जबकि ये कंडीशनिंग में आदत डलवाना होता है कि आपको रट्टे लगवा दिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी बढ़ावा देना। ये रिवॉर्ड पनिशमेंट दंड पुरस्कार की बात पियाजे वाइगॉट्स्की कहीं भी करते हुए नहीं मिलेंगे आपको, वो उनकी विचारधारा नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटेड स्कैफोल्डिंग टारगेटिंग द शिफ्टिंग बाउंड्रीज ऑफ द चाइल्ड्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये थोड़ा हमें लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है। बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बदलती सीमाओं को लक्षित करने वाला स्वचालित पाड़ या ढांचा, या टेम्परेरी हेल्प। स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प। बच्चा जहां अटके उसको हिंट दीजिए, वो स्टेप सॉल्व कर दीजिए ताकि वो आगे खुद से सॉल्व कर पाए। ये हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, हिंट देना, फिल इन द ब्लैंक में चीजें दे देना, मदद करना बच्चे की जहां वो अटके, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और इस हिसाब से एडजस्ट होगी जैसे जैसे बच्चे की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट है या जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है बच्चे का, संभावित विकास का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बच्चे की संभावना, भाई आप अगर कल इजी सॉल्व कर पाए लेवल, तो अब आपका मॉडरेट लेवल पे आपकी संभावना बढ़ गई कि आप अब 6th पास कर लिए तो 7th पे जा पाएंगे, है ना। 7th के लेवल के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो आप 8th पे आपको लेके जा सकते हैं। यानी आपका सीखने का दायरा बढ़ता जाता है जैसे जैसे हेल्प जिस मात्रा में मिल रही है और आप सीखते जाते हैं। बात तो सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टैटिक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजी की बात या जेनेटिक्स की बात वाइगॉट्स्की करते हुए नजर नहीं आएंगे, सोसाइटी पे फोकस इनका ज्यादा है सीखने में। फोर्थ ऑप्शन है आप परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल सेटिंग डिजाइंड टू सॉर्ट स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस स्कोर्स। देखिए ये कह रहे हैं छात्र की बुद्धि के स्तर को छांटने के लिए डिजाइन किया गया कोई बुद्धि लब्धि का परीक्षण या परफॉर्मेंस का कि फर्स्ट कौन आ रहा है, ये सब बात पियाजे वाइगॉट्स्की नहीं करते। बच्चों में आपस में कंपटीशन कराना, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करना, बच्चे को सेंटर में ना रखना, पैसिव होना बच्चे का, ये सब पियाजे वाइगॉट्स्की दूर रहते हैं इन बातों से। वो बच्चे को एक्टिव रखने पे, मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम हो, रोट लर्निंग से, रट्टाफिकेशन से दूर रखेंगे। ठीक, तो जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेटर है। अगर आप कभी भी सीटेट में फंसते हैं किसी भी सवाल को करने में, तो आप ये मान लीजिए कि जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसका दिमाग वो खुद से सक्रिय है, वो ऑप्शन बेहतर है। तो यहाँ पे जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बदलती सीमाओं को, धीरे धीरे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसकी वो सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, वहां स्कैफोल्डिंग देना दर्शाता है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन रीजन वाले सवाल खूब आते हैं, 6 सवाल तक आए हुए हैं पेपर में 30 में से। अब ये सवाल क्या कहता है, पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए असर्शन यानी कथन है, इन एन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एकेडमी, एक म्यूजिक एकेडमी है जहां इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, सितार, गिटार, वॉटेवर, हारमोनियम, तबला। A child masters the gross arm movement required to hold and bow a violin before refining the fine motor dexterity required to press individual strings। यानी एक वाद्य संगीत अकादमी में या अकेडमी में एक बच्चा व्यक्तिगत तारों को दबाने के लिए सूक्ष्म गामक निपुणता को बाद में हासिल करता है। यानी जो स्ट्रिंग्स हैं एक वायलिन की, उसको प्ले करना बाद में सीखता है, पहले उसको पकड़ना सीखता है। यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले आ रही हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस टू फाइन ही जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है जो मोटर स्किल्स हैं आपकी, गतिक कौशल हैं आपके। आप चीजें पकड़ना पहले सीखते हैं, ग्लास पकड़ना पहले सीखते हैं, पेन से लिखना बाद में सीखते हैं, वो फाइन मोटर स्किल में आता है लिखना जो है। ठीक, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रीजन क्या दिया है इसका, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्ट्रिक्टली इन अ सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन वेयर मोटर कंट्रोल मूव्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लिम्स। गलत हो गया जवाब, ये सेफेलोकॉर्डल में नहीं, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल में होता है। दिशा तो सही है, दिशा तो सेफेलो और प्रॉक्सिमो दोनों हैं। तो शारीरिक गामक विकास स्रोत पदोन्मुखी दिशा में आगे बढ़ता है, तो स्रोत पदोन्मुखी दिशा को इन्होंने कहा है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, जो कि गलत है। स्रोत पदोन्मुखी है सिर से पैर की ओर, सिर से पद की ओर, जो कि नाम से ही हमें पता लग रहा है हेड टू टो। तो ये गलत बोल दिया इन्होंने। तो ए तो सही है बट आर इज नॉट सही। तो जब आर इज नॉट सही तो इसका रीजन सही है कि नहीं है ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड सही हो गया। 57% लोग, दोनों कैसे सही हो जा रहे हैं भाई, 57% लोग गलत जवाब दे रहे हैं इतने आसान सवाल का। दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, जब सेफेलोकॉर्डल को इन्होंने गलत एक्सप्लेन कर दिया तो दोनों कैसे सही हो जाएंगे। ये कुछ लोगों ने रट्टा लगा लिया है कि ए एंड आर बहुत सही कह दो जैसे ये क्वेश्चन आए, ये फंस जाओगे आप, बेकार में नंबर चला जाएगा, समझ लो चीजें, है ना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये ऐसा है कि पहले बड़ी मसल्स का प्रयोग यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, बड़ी मांसपेशियां जिसमें आर्म्स हैं, आपकी लेग्स हैं, स्थूल गतिक कौशल। छोटी जिसमें आपकी हाथों की और आंखों की मांसपेशियां शामिल हैं, तो वो जो स्ट्रिंग बजाने में आपकी हाथों की मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जबकि वायलिन को पकड़ने में ग्रॉस मोटर स्किल्स आपकी आर्म्स, बाहों की मांसपेशियों का प्रयोग है। तो ग्रॉस टू फाइन तो सही था, पहली बात तो सही थी, है ना। और ये किससे जुड़ा हुआ है अगर आप देखोगे, ये सेफेलोकॉर्डल से नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन अगर इन्होंने दिया होता है यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर से पेरिफेरी, तो ये सही हो जाता, उस केस में ये सही हो जाता। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कि इस पे एक सवाल आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल और ग्रॉस टू फाइन पे कि बच्चा पहले ग्लास पकड़ना या सामान उठाना तो सीख जाता है हाथ में, लेकिन एक अंगूठा और एक उंगली का प्रयोग करके पेन पकड़ना बाद में सीखता है। तो ये ग्रॉस टू फाइन को या प्रॉक्सिमो डिस्टल को दर्शाती है, ये दिशा जो है विकास की दिशा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन अडेप्टिव एआई लर्निंग सिस्टम एनालाइजेस अ 10-year-old child's performance patterns in real time to adjust tasks. How would a developmental psychologist describe the resulting changes in the child's cognitive strategies? मतलब क्या है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं।
एक अनुकूलनशील यानी अडेप्टिव एआई है, जो अडेप्ट कर रहा है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, अडेप्ट होता है। एआई का मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अधिगम प्रणाली कार्यों को समायोजित करने के लिए 10 वर्षीय बच्चे के प्रदर्शन पैटर्नों का वास्तविक समय में विश्लेषण करती है कि कैसे बच्चा किस पैटर्न पे सीख रहा है, तो एआई उस हिसाब से अडेप्ट कर रहा है, अपने आप को चेंज करता है, एनालाइज कर रहा है बच्चे की परफॉर्मेंस को, उसके पैटर्न को सीखने के। एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक बच्चे की संज्ञानात्मक रणनीतियों में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किस प्रकार करेगा? भाई चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? सडन रैंडम बिहेवियरल एडेप्टेशन। देखिए रैंडम नहीं होता डेवलपमेंट, ना लर्निंग होती है रैंडम, ग्रेजुअल होती है, धीमे धीमे। प्रोग्रेसिव है, यस। सिस्टमैटिक है, यस, क्योंकि वो एआई लर्निंग सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिवली बना होगा। अडेप्टिव है तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, प्रोग्रेशन में चेंज होगा, प्रगतिशील ढंग से, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक संरचनाओं में होने वाले प्रगतिशील, व्यवस्थित और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, क्योंकि कोई भी मॉडल बना है तो वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में ही कोई एप्लीकेशन बनी होगी। टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस नहीं, यूनिडायरेक्शनल नहीं, मल्टी डायरेक्शनल होता है जो विकास है। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहां सही बचता है, बाकी तो सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, ये कह सकते हैं हम, या उचित नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको ये देखना है कि सवाल ने पूछा क्या है। ऑप्शन सारे सही हो सकते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बात सही है नहीं? वेलकम है भाई, जो इतने भी लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा टाइम थोड़ा ऐसा उल्टा पुल्टा रहता है, बट बाद में देख लेते हैं ज़्यादातर लोग, तो ऐसा सा है। देखिए हल्का सा इसको जूम कर दें, अगर देखने में समस्या है तो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? Learning to play a classical violin requires a child to coordinate reading complex musical scores, controlling precise finger movements, and expressing deep emotional nuances. This illustrates that child development is. एक शास्त्रीय वायलिन बजाना सीखने के लिए बच्चे को जटिल संगीत स्वरों को पढ़ने, उंगलियों की सटीक संचालन को नियंत्रित करने और गहरी संवेगात्मक बारीकियों को व्यक्त करने में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है, यानी बैलेंस कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। यह बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए। तो सेगमेंटेड इनटू इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड फंक्शनल नहीं भाई, इंटर रिलेटेड है विकास, ऐसे अलग थलग कार्यात्मक नहीं है। प्रीमैरली अ फिजिकल मोटर ग्रोथ प्रोसेस विद कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स, ये कोई साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम है नहीं, ये तो तरीका है सीखने का, विकास की दिशा है ये। मल्टी डायमेंशनल एंड सोशियो इमोशनली इंटरट्वाइंड, यानी विकास जो है वो बहुदिशीय है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और सोशियो इमोशनली भी, जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है वो इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमें दिख रहा है कि जो बच्चे के विकास को ठीक से समझता है, विकास के सिद्धांतों को ठीक से समझता है। यूनी डायरेक्शनल नहीं होता विकास, सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता। यूनी का मतलब सिंगल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास, ना कि सिर्फ एक ही दिशा में चलता है ना। शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो गया, बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? देखिए आप अगर पढ़ के समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को तो 50% काम आपका हो जाएगा पढ़ते ही, क्योंकि आप अगर पढ़ के समझ गए सवाल ने पूछा क्या है तो हाफ ऑफ योर जॉब इज डन, काम आपका हो गया आधा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग अ स्कूल साइंस एक्सपेरिमेंट ऑन एयर प्रेशर a student experiences cognitive conflict when a plastic bottle collapses unexpectedly. Contrast the explanations of Piaget and Vygotsky regarding how the child resolves this conflict. भाई वायु दाब पर एक स्कूल विज्ञान प्रयोग के दौरान, यानी एयर प्रेशर पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चा साइंस की क्लास में, एक छात्र संज्ञानात्मक द्वंद का अनुभव करता है। पेपर 1 पेपर 2 जिसके भी लिए जा रहे हैं सबके लिए हेल्पफुल है ये, क्योंकि सीडीपी सेम है। जब एक प्लास्टिक की बोतल अप्रत्याशित रूप से पिचक जाती है, उसमें से हवा निकल जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो इस बच्चा जो है वो द्वंद में, इस द्वंद को, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हल करेगा कि ये क्यों हुआ? पियाजे और वाइगोत्स्की इसको क्या कहेंगे? ये जो है डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज है अगर आप पियाजे के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि अचानक से जो चीज हुई है बच्चे के स्कीमा में, उसकी सॉफ्टवेयर में, उसके दिमाग में वो चीज पहले से नहीं थी, वो एक्सपेरिमेंट करते हुए सामने आई है। ठीक, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये द्वंद है जिसको डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे पियाजे। वाइगोत्स्की क्या कहेंगे अभी देखते हैं। पियाजे मतलब बच्चा एक्टिव है, ये हमें साफ दिख रहा है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्टिवली सीख रहा है, सक्रिय है। पियाजे व्यूज रेजोल्यूशन एज अ बिहेवियरिस्ट कंडीशनिंग नहीं, पियाजे बिहेवियरिस्ट नहीं है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, ये विचारधारा है। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद जो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, टीचर सेंटर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करता है। पियाजे वाइगोत्स्की रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो टीचर को फैसिलिटेटर मानते हैं, बच्चे को एक्टिव रखते हैं। बिहेवियरिस्ट लोग जो है, बच्चा यहाँ उतना एक्टिव होता नहीं है, पैसिव है कहीं ना कहीं।
टीचर सेंटर्ड क्लास है। तो पियाजे तो बिहेवियरिस्ट नहीं है, कंडीशनिंग की बात पियाजे नहीं करेंगे। पियाजे फोकसेस ऑन द इंटरनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्पीच, पियाजे प्राइवेट स्पीच की बात नहीं करते, पियाजे ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। ये वाइगॉट्स की बात कहते तो सही हो जाता। पियाजे, थर्ड ऑप्शन है, पियाजे एट्रीब्यूट्स रेजोल्यूशन टू इंटरनल स्कीमा रीऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रेशन, वाइल वाइगॉट्स्की एट्रीब्यूट्स इट टू को कंस्ट्रक्टेड सोशल डायलॉग एंड पीयर स्कैफोल्डिंग। ये बात एकदम सही लग रही है कि पियाजे की विचारधारा क्या है कि वो एट्रीब्यूट करेंगे जो रेजोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, डिसइक्विलिब्रियम का, ये रीऑर्गेनाइज करेगा, बच्चा अपने स्कीमा को बैलेंस में करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी वो सीख रहा है उसको एसिमुलेट करेगा, एकोमोडेट करेगा, जरूरत पड़ने पे अडेप्ट करेगा और वो आ जाएगा इक्विलिब्रेशन में, संतुलन में। वाइल वाइगॉट्स्की एट्रीब्यूट्स इट टू को कंस्ट्रक्टेड सोशल डायलॉग, वाइगॉट्स्की कहते हैं वो ग्रुप में बातचीत करेगा, इस बारे में चर्चा करेगा और सीखेगा। बिल्कुल दोनों की विचारधारा ऐसी ही है, क्योंकि पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो उग्र रूप से बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि वाइगॉट्स्की जो है वो बच्चे की ग्रुप एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। बोथ थियरिस्ट अग्री दैट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, नहीं भाई ऐसा नहीं है कि जो संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ, बोतल क्यों पिचकी, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है, ये कहना गलत होगा, बच्चा ऐसे ही सीखता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो वो कंफ्यूजन जब आपके अंदर आती है तो कंफ्यूजन इज गुड, क्योंकि इसका मतलब आप सीख रहे हैं, आप उसको रिजॉल्व करके एक नया कॉन्सेप्ट अपना बना लेंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, जिसको इक्विलिब्रेशन पियाजे ने कहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि। ये कह रहे हैं, अ मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट इज आस्क्ड बाय हर टीचर to verbally explain the grammatical reasoning she used to combine structures from two languages during a storytelling activity. This pedagogical instruction primarily fosters, यानी एक बहुभाषी छात्रा है जो कई भाषाएं जानती है या एटलीस्ट 2 भाषाएं जानती है, तो उसने अपनी मदर टंग मान लीजिए हिंदी है और स्कूल में जो भाषा प्रयोग होती है इंग्लिश, दोनों को जोड़ करके एक बात कही है। तो उसने स्ट्रक्चर को कैसे बनाया या कैसे जोड़ा, क्या नियम का प्रयोग किया, ये टीचर पूछना चाह रहा है उस बच्ची से जो बहुभाषी है। अब यहां पर ये बताने के लिए ये कौन सा पेडागोजिकल इंस्ट्रक्शन है कि जब बच्ची बताएगी कि कैसे उसने 2 भाषाओं को मिक्स करके अपना जवाब दिया, इसके लिए उसे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा ये बताने के लिए। तो मतलब बच्चा एक्टिव है, तो ये रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं है, रट्टाफिकेशन थोड़ी है, बच्चा तो एक्टिवली सोचेगा सक्रिय रूप से कि कैसे उसने 2 भाषाओं को जोड़ के जवाब दिया। कॉग्निटिव ईगो सेंट्रिज्म है, नहीं सेल्फ सेंटर थोड़ी होना है इसमें। फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, बेकार बातें एकदम के, इसका कोई शारीरिक विकास से, शारीरिक परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं, ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, मानसिक कार्य है जो इसमें दिया गया है बच्चे को, जिसमें वो बताएगी कि कैसे उसने 2 भाषाओं को जोड़ के अपनी बात कही, अपनी कहानी सुनाई। तो मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग एंड लिंग्विस्टिक सेल्फ असेसमेंट, अधिसंज्ञानात्मक या परासंज्ञानात्मक इसमें मॉनिटरिंग लगी और भाषाई स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट किया उसने कि कैसे स्व आकलन, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें आप बच्चे की, जिसमें आप 360 डिग्री असेसमेंट की बात आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है। ठीक है, यानी ऐसा आकलन जो 360 डिग्री या हर एक पहलू से बच्चे को जांचे, जिसमें 3 चीजें आती हैं, टीचर भी आकलन करे बच्चे का, टीचर असेसमेंट यानी टीचर के द्वारा भी आकलन हो, पीयर असेसमेंट यानी उसके साथी समूह वो भी आकलन करें एक दूसरे का, और थर्ड है आपका सेल्फ असेसमेंट, जिसको असेसमेंट एज लर्निंग से जोड़ते हैं। तो यहां पे बच्चा खुद का आकलन करेगा, उसने क्या चीज कैसे कही, क्यों कही, और रिफ्लेक्ट करेगा। मेटाकॉग्निशन क्या है, आप रिफ्लेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं अपने ही चिंतन की प्रक्रियाओं को, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, प्लान करते हैं, रिव्यू करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो कि यहां पे उसको बताने के लिए बनानी पड़ेगी। तो 4th ऑप्शन में ही सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा, और यही ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा वो उसकी भलाई में है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अ स्टूडेंट इन अ रोबोटिक्स क्लब कैन इजीली ड्राफ्ट लॉजिकल फ्लो चार्ट्स फॉर अ रोवर्स मूवमेंट बट स्ट्रगल्स टू फिजिकली सोल्डर द स्मॉल वायर्स ऑन द सर्किट बोर्ड। दिस सिनेरियो डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट। आसान बना देती हूँ मैं इसको, एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने कहा है कि रोबोटिक्स क्लब का एक हिस्सा है, स्कूल में साइंस लैब्स हैं, तो रोबोटिक्स का एक क्लब बना हुआ है जिसमें हम बच्चे को एआई सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम करना सिखा रहे हैं, 50 तरह की चीजें, नई नई चीजें जो आपकी एजुकेशनल पॉलिसी भी कह रही है। इस तरह के सवाल आने लगेंगे कुछ दिनों में, डोंट वरी। रोबोटिक्स क्लब का एक छात्र रोवर की गति के लिए आसानी से
अब रोवर क्या है, वो जैसे अभी मून पे जब लैंडिंग की बात हुई थी तो एक रोवर गया था, तो वो एक्सप्लोर करता है ऐसी सरफेसेस को, ठीक। तो ये रोबोटिक्स एक तरह का रोबोट है जो ये एक्सप्लोर करेगा। तो एक छात्र रोवर की गति के लिए आसानी से तार्किक फ्लो चार्ट बना सकता है कि कैसे रोवर मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ये बात वो संज्ञानात्मक रूप से एक्सप्लेन कर सकता है, उसके दिमाग में समझ आ गई है ये बात। लेकिन सर्किट बोर्ड पर छोटे छोटे तारों को भौतिक रूप से कैसे मिलाना है, तारों को जोड़ना कैसे एक्चुअल में, इसमें वो उसको दिक्कत आ सकती है, जबकि एक्सप्लेन करने में उसको दिक्कत नहीं किसी कॉन्सेप्ट को। यानी कॉग्निटिवली तो समझ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में फिजिकली वो काम करना पड़ रहा है तो वहां थोड़ा सा स्ट्रगल है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन प्रोसीड फाइन मोटर मैच्योरेशन एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन। पॉसिबल है। बायोलॉजिकल ग्रोथ इज द सोल प्रीकर्सर ऑफ लॉजिकल एंड कॉम्प्यूटेशनल रीजनिंग। ये फालतू बात है कि बायोलॉजिकल ग्रोथ से ही जो है कॉम्प्यूटेशनल, और ऐसा नहीं है कि फिजिकल अगर एस्पेक्ट में बच्चे की ग्रोथ स्लो है या नहीं हुई है तो मानसिक रूप से भी नहीं होगी। प्रभावित करते हैं दोनों एक दूसरे को। लेकिन स्टीफन हॉकिंग इसका एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोगों का शरीर शायद शारीरिक रूप से समस्या है लेकिन दिमाग प्रॉपर विकसित हुआ है। थर्ड ऑप्शन है वो प्रभावित करेगा एक दूसरे पहलू को, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, प्रीकर्सर हो गया या एक पहली शर्त हो गई कि दिमाग तभी डेवलप होगा जब शरीर डेवलप होगा। थर्ड ऑप्शन है फाइन मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्कीमास डेवलप इन अ परफेक्टली सिंक्रोनस लीनियर प्रोग्रेशन। लीनियर प्रोग्रेशन जहां दिख जाए, ये लीनियर वर्ड बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी काम रैखिक रूप से नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, ना कि सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन या लीनियर हो, ठीक है। मैनुअल डेक्सटेरिटी इज अ क्वालिटेटिव चेंज व्हाइल लॉजिकल रीजनिंग इज प्योरली क्वांटिटेटिव। उल्टा है, लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है आप पूरी तरह से क्वांटिफाई ना कर पाए, मात्रा में ना जांच पाए, बट मैनुअली जो काम किया जा रहा है उसको मापा जा सकता है, समझा जा सकता है। मैनुअली यानी फिजिकली जो तार जोड़ना है एक मैनुअल काम है, ठीक। तो एक ही ऑप्शन यहां सही है, गलत जवाब दे रहे हैं सब मिलकर के इसमें। बढ़िया सीरीज है फिर तो ये, है ना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, थर्ड नहीं हो सकता। फाइन मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्कीमास डेवलप इन परफेक्टली सिंक्रोनस लीनियर प्रोग्रेशन। देखो यहां तक सही था, ये लीनियर प्रोग्रेशन में नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स वे में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। और ऐसा नहीं है कि फाइन मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्कीमास डेवलप इन अ परफेक्टली सिंक्रोनस, एकदम इसको भी पूरी तरह सही नहीं कह सकते, ऊपर से लीनियर वे में नहीं होगा। ये आगे पीछे हो सकता था, कॉम्प्लेक्स हो सकता था, स्पाइरल हो सकता था, बैक एंड फोर्थ हो सकता था, लीनियर नहीं हो सकता। तो यहां तक बात ठीक थी, लेकिन जैसे ये लीनियर कहा तो इसका सेंस बनता नहीं है। एक ही ऑप्शन फिर यहां सही बचता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन प्रोसीड फाइन मोटर मैच्योरेशन एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन। हो सकता है बच्चे का फिजिकल कोऑर्डिनेशन बाद में आए, वो चीजों को समझने पहले लग जाए, इसकी संभावना है। होता है ऐसा, आप नानी दादी की कहानियां खूब बचपन में सुनते हैं और समझते हैं, परियों का देश भी इमेजिन करते हैं, कोई उसमें बात है, एक्टिविटी हो रही है, वो भी इमेजिन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। या आप पढ़ लेते हैं किताब में कि स्विमिंग कैसे करते हैं या ड्राइविंग कैसे करते हैं, आपने पढ़ लिया, जान लिया, स्टेप बाय स्टेप पता है आपको। लेकिन जब आप एक्चुअल में करने जाएंगे, क्या आप पढ़ के तुरंत करने लग जाएंगे वो काम? नहीं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कई बार प्रोसीड करता है कि बाकी स्किल्स जिसमें फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर भी हो सकती है, उनके साथ फिजिकल कोऑर्डिनेशन सीखने में कई बार टाइम लग सकता है कि आप किसी चीज को दिमाग के लेवल पे तो समझ लें, लेकिन जब उसको करने जाएं तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल महसूस हो। ये संभावना है जिसके चलते इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे ज्यादा एप्ट उत्तर है इसका, ना कि कोई थर्ड फोर्थ कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक कहानी है जिसमें आपने समझ लिया मेंटली कैसे किसी टास्क को करते हैं, जूता कैसे, फीते कैसे बांधते हैं, ये पढ़ लिया आपने, आपको किसी ने बता दिया, तो दिमाग से तो समझ लिया आपने, लेकिन जब आप करने गए तो आप कंफ्यूज हो गए वहां पे। कई बच्चे जब बटन लगाते हैं तो वो उल्टे सीधे लग जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि उसने बटन लगाते हुए देखा नहीं है किसी को, या बटन लगाने के बारे में उसे पता नहीं है, दिमाग में तो पता ही है उसे। तो कई बार एक्टिविटी करते हुए जो है आप, इसी को कहते हैं कि जब आपने थियोरेटिकल पढ़ी है कोई चीज और करके देखा है किसी चीज को, तो उसमें थोड़ा गैप आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है। ड्यूरिंग अ टेक्स्ट बेस्ड पाइथन कोडिंग सेशन, अ चाइल्ड इजीली मेमोराइजेस बेसिक सिंटैक्स कमांड्स but cannot comprehend nested loops until they reach a specific level of neurological readiness। एक बच्चा है जो बेसिक कमांड्स दी जा रही हैं एक टास्क के दौरान, उनको वो याद कर ले रहा है स्टेप्स को, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस है, यानी जो मैचुरेशन है अभी उसके दिमाग में वो नहीं आई है, मेच्योरिटी नहीं आई है। इट्स लाइक कि आप तीसरी क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ाने लगे, तो हो सकता है वो जितनी भाषा उसको आती है उस बेसिस पे वो याद कर ले किसी चीज को, बट उसको समझ ना आए वो चीज, ठीक है। कितनी कविताएं हैं जिनका मीनिंग आप बाद में बड़े होकर समझते हैं, बचपन में बस आप रट्टा लगा लेते हैं, ठीक। तो पाइथन कोडिंग सत्र के दौरान एक बच्चा बुनियादी सिंटेक्स यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी सेंटेंस का, या जो भी एक उस प्रोसेस का रूल्स तो उसने याद कर लिए, कमांड्स तो याद कर ली कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को तभी समझेगा जब उसका न्यूरोलॉजिकल मैचुरेशन, जिसको रेडीनेस कह रहे हैं, तत्परता आएगी दिमाग के लेवल पे, शरीर के लेवल पे।
बात तो सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ये क्या दर्शाता है कि दिस हाईलाइट्स दैट लर्निंग रन्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द बाउंड्रीज सेट बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है सीखना परिपक्वता से, नहीं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप 3 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते, क्यों? क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, अभी परिपक्वता नहीं आई है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि सीखना अलग है, मैच्योरिटी अलग है। अगर मैच्योरिटी कई बार प्री कंडीशन बन जाती है, आप सिखा ही नहीं पाएंगे अगर मैच्योर नहीं है व्यक्ति, बायोलॉजिकली उसकी वो स्टेज ही नहीं आई है। इसीलिए तीसरी क्लास के बच्चे का सिलेबस उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से डिजाइन होता है, और 10वीं क्लास का उस लेवल से। तो ये क्या है, मैच्योरिटी पे और आपका बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि आप खिला पिला के पढ़ा के मैच्योर कर देंगे किसी को, उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मैच्योरिटी बाय डिफॉल्ट अनफोल्ड होती है। जैसे आपके दांत निकलने में आपका कोई रोल खास है नहीं, एक बेसिक न्यूट्रिशन मिल जाए आपको, आपके हाथ और पैर जन्म से होते हैं, जब से आपका जन्म होता है, लेकिन उनमें चलने की ताकत मैच्योरिटी से आती है। तो मैच्योरिटी टाइम के साथ हेरिडिटी से मिली क्षमताओं का अनफोल्ड होना है, ठीक। सेकंड ऑप्शन, दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, ये सब मैच्योरिटी का उदाहरण है। ये मेंटली भी वर्क करता है, फिजियोलॉजिकली भी वर्क करता है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। सेकंड ऑप्शन है, कुत्तों में अलग होगा, इंसानों में अलग होगा, हाथी में अलग होगा। तो वो हर एक स्पीसी के अपनी मैच्योरिटी या हेरिडिटी की जेनेटिक कोडिंग है, उसके हिसाब से मैच्योरिटी आती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, इज अ पैसिव बिहेवियरिस्ट प्रोसेस। नहीं भाई, बच्चा तो एक्टिव है, इसमें पैसिव बिहेवियरिस्ट कहाँ है? ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कॉग्निटिविस्ट है, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट को समझा जा रहा है। अकर्स ऑटोमेटिकली थ्रू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन विदाउट एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, मे बी इज कंस्ट्रेन्ड एंड सपोर्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ये उतना बेहतर नहीं था। ये कह रहे हैं कि आप बच्चे को सिखा, एक बेसिक कमांड तो समझा सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर तभी समझेगा उस चीज को जब वो न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस यानी मैच्योरिटी आ जाएगी उस चीज की, ठीक है। आपने कोई डेफिनेशन याद करवा दी, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, एक तीसरी क्लास के बच्चे को याद करवा दो आप कि पियाजे की 4 स्टेजेस हैं बेटा, और ये एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन उसको समझ में कब आएगा? जब वो उसकी उस स्थिति में आ जाएगा, उतना मैच्योर होगा, उसकी एज, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी एक उम्र के साथ, तब वो प्रॉपर समझ पाएगा। तो याद करवाना या एक बेसिक मेमोराइजेशन के बेसिस पे चीजें फीड कराना अलग है, लेकिन जब तक न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस या मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक वो प्रॉपर नहीं सीख पाएगा। तो दोनों चीजें, मैच्योरिटी और लर्निंग, जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट भी। तो इज कंस्ट्रेन्ड एंड सपोर्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन लिमिट्स ऑफ द चाइल्ड, कि ये कंस्ट्रेन्ड है कुछ हद तक जो आपकी मैच्योरिटी है, ऑटोमेटिकली थ्रू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन विदाउट एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। आप सिखा नहीं पाएंगे ना, अगर एनवायरमेंट में सिखाया नहीं। बच्चा 5 साल का हो गया और आप साइकिल सिखाएंगे नहीं, अगर उसके एनवायरमेंट में होगा ही नहीं, तो नहीं सीखेगा वो। सिर्फ मैच्योरिटी से थोड़ी होगा, एनवायरमेंटल रोल भी चाहिए। तो इस कंस्ट्रेंट लर्निंग के लिए एटलीस्ट कुछ चीजें जो बायोलॉजिकल है वो अपने आप आ जाएंगी, दांत अपने आप निकल आएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें लर्निंग के लिए आपको एनवायरमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो बच्चे की जैविक परिपक्वता की सीमाओं द्वारा सीमित और समर्थित होता है, जो अधिगम है, ये हम कह सकते हैं कि किस एज में है, किस स्टेज में है, उस हिसाब से उसको सिखाया जाएगा, उसी हद तक सिखाया जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेडागोजिकल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइगोत्स्कीज मॉडल ऑफ डायनेमिक असेसमेंट ड्यूरिंग अ रोबोटिक असेंबली टास्क। अच्छे सवाल हैं, जिसको लगता है वो बहुत धुरंधर हो गया है, सारा सिलेबस पढ़ लिया है ना, आसानी सवाल सॉल्व कर लेता है, मुश्किल नहीं लगते हैं सीटेट के सवाल, तो वो ये सवाल करे व्यक्ति, तो उसको काफी हेल्प मिलेगी उसका स्तर बढ़ाने में। बताइएगा, 9th क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बात क्या हो रही है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेडागोजिकल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइगोत्स्कीज मॉडल ऑफ डायनेमिक असेसमेंट। डायनेमिक असेसमेंट मतलब कॉन्टिन्यूअसली आप असेस करते रहे, आकलन होता रहे बच्चे का, गतिशील और फ्लेक्सिबल तरीका है उनके आकलन का। ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड आकलन, पीयर असेसमेंट, ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, एक दूसरे से सीख रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं जहां जरूरत है। इनके कहने का मतलब ये है, इट मेजर्स व्हाट अ स्टूडेंट कैन अचीव विद इंटरैक्टिव सपोर्ट रादर देन असेसिंग स्टैटिक कंप्लीटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर वाइगोत्स्की की अप्रोच को फॉलो किया जाए तो बच्चे को इंटरैक्टिव सपोर्ट यानी स्कैफोल्डिंग दी जाएगी, बजाय कि सिर्फ एक ऐसा कंप्लीटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक टास्क दे दो कि बस जिसमें नंबर कितने आ रहे हैं वो चेक करना हो। नहीं, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात हुई है, सही बात है, वाइगोत्स्की कहेंगे। इट रिलाइज ऑन स्टैंडर्डाइज्ड, ये नेगेटिव है, क्योंकि डायनेमिक जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ये स्टैंडर्डाइज अपने आप में नेगेटिव टर्म है, हम जल्दी ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स भी करेंगे, कीवर्ड्स जो हम करते हैं हर साल। एनीवे, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इवैल्यूएट्स द चाइल्ड्स लर्निंग पोटेंशियल विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की जेडपीडी में या उसके दायरे में जो चीजें हैं उसका आकलन करने की बात होगी, ना कि ऐसा नहीं है कि बच्चा अभी फर्स्ट में है और आप
उसके जो दायरे से ही बाहर है उसको, उसके आकलन की बात नहीं करोगे। इट ट्रीट्स स्टूडेंट्स एरर्स एज कॉग्निटिव डेफिसिट्स दैट रिक्वायर, कॉग्निटिव डेफिसिट नहीं है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो वो उनके दिमाग की कोई कमी है, ये कहना गलत होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है, जो कि पहले ही ऑप्शन में हमें दिखाई देते हैं। 78% लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है, नहीं तो ये ऑप्शन से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो मुझे लगा कहीं आप लोग चक्कर वक्कर खाने के गिरने वरने ना लग जाएं, तो थोड़ा सा बीच बीच में बैलेंस भी बना के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभी 20 सवाल हमें और करने हैं, कंप्लीट सेट है, 30 आउट ऑफ 30 आप ला पाएंगे अगर आप इस तरह के सवाल अच्छे से कर लें तो। ठीक है, प्लीज टेक डेली क्लासेस। भाई मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीक में मैं डेली क्लासेस ले पाऊँ, मैं कमिट नहीं कर रही हूँ, बट प्रयास मेरा पूरा रहेगा, है ना, और टाइम पे भी हो पाए, 9 सवा 9 के करीब हम शुरू कर दें क्लास। क्योंकि अब ज्यादा समय है नहीं सीटेट में, तो अब सीटेट पे ही फोकस करेंगे। बैचेस रेगुलर हो गए हैं, अभी यूट्यूब को भी रेगुलर कर देंगे नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली। चलिए बताइए, मैराथन लेना मैं देखती हूँ, प्लान करती हूँ। देखिए, ड्यूरिंग अ थिएट्रिकल रिहर्सल, बच्चे थिएटर कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, तो वो रिहर्स कर रहे हैं प्ले करने से पहले। 6 year old कबीर डिलीवर्स हिज लाइंस लाउडली लुकिंग एट द ऑडियंस। तो एक 6 साल का बच्चा है कबीर, वो अपने जो डायलॉग उसको मिले हुए हैं उस प्ले को करते समय, वो ऑडियंस की तरफ देख के लाउडली जोर जोर से चिल्ला करके वो अपने डायलॉग्स बोल रहा है, जैसे कि उसने रट्टा लगाया हुआ हो या वॉट जो भी उसने याद किया हुआ हो। कितने साल का है ध्यान रखिएगा, 6 साल का है। बट फेल्स टू एडजस्ट हिज मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू द फिजिकल क्यूज ऑफ हिज फेलो एक्टर्स। तो अपने डायलॉग तो वो बोल दे रहा है फटाफट, दर्शकों की ओर देख करके, चिल्ला चिल्ला करके या थोड़ा जोर से, लेकिन अपने साथी अभिनेताओं जो बाकी एक्टर्स हैं उसके साथ ग्रुप में, जब प्ले है तो अकेले नहीं है, बाकी लोग भी हैं, है ना, एक ऐसा प्ले है जहां पे और भी एक्टर्स हैं, तो वो उनके साथ मान लो डांस कर रहे हैं, तो वो साथ में सब एक्टिविटी कर रहे हैं, डांस में प्लान्ड होती हैं चीजें, कोरियोग्राफ्ड होती हैं, तो वो बाकी बच्चों के साथ मैच नहीं कर पा रहा है अपनी गतिविधियां, उसका ध्यान कहां सेंटर्ड है, खुद पे, खुद के डायलॉग पे, है ना। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई, जहां वो सोशली और थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा 2 से 7 वर्ष में। ईगोसेंट्रिक स्पीच या ईगोसेंट्रिज्म जो है, स्व केंद्रिता उसमें पाई जाती है। ठीक है, आसान हो गया ये क्वेश्चन, और थोड़ा मुश्किल बन सकता था, या था पहले ओरिजिनली जैसा हमने बनाया था, बट देन ये क्या हो गया, मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि आप आसानी से जवाब दे पाए। तो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, बाकियों के साथ उस लेवल पे नहीं जा पा रहा, इस तरफ ये इशारा करता है क्वेश्चन। इसी स्टेज को, ये 2 से 6 वर्ष को, 2 से 7 वर्ष को हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, एनीवे प्ले वे स्टेज भी कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कहता है, चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन with high chemical pollution show slower cognitive processing speed compared to their biological siblings raised in an eco-friendly environment. This difference is classified under, यानी जो उच्च रासायनिक प्रदूषण वाले औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे हैं बच्चे, दिल्ली में रह रहे हैं, जहां IQ 1000 IQ बोल रही हूँ मैं, तो इंस्पायर हो गई हूँ यहाँ के प्रधान उनसे, चीफ मिनिस्टर जी से, तो यहाँ का जो AQI है वो 1000 पहुंच जा रहा है, वहां अगर आप रह रहे हैं, और एक आप रह रहे हैं जहां 50 AQI है, क्या ही हो गया आज, एनीवे तो AQI है आपका, तो वो जो बच्चा इकोलॉजिकली बेहतर जगह पे रह रहा है, पहाड़ों में है मान लो, जहां 50 AQI है, एक बच्चा है दिल्ली में है जहां 400-500, तो ऐसा लगता है कि सही है, सब रह रहे हैं क्योंकि, ठीक, तो वो सही तो नहीं है। तो वो बच्चा जो केमिकली पॉल्यूटेड जगह पे है, या मान लो भोपाल गैस त्रासदी हुई, अब उस एरिया में जो उस समय लोग रह रहे होंगे या उसके बाद भी, तो प्रभावित होगा उनका संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि केमिकल पोल्यूशन है वहां बहुत ज्यादा, या किसी भी तरह का अगर पोल्यूशन है तो प्रभावित तो करेगा, लंग्स को करे, दिमाग को करे। दूसरा बच्चा है जो साफ जगह पे रह रहा है, बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हैं, यानी जिनकी 50% जो DNA है वो सेम होता है, ठीक, उस केस में अगर हम देखें, यानी भाई बहन हैं या बहन बहनें हैं, 2 बच्चे हैं एक ही माँ बाप के, अलग अलग घरों में बड़े हुए हैं, एक इको फ्रेंडली माहौल में रह रहा है और दूसरा है जो हाई केमिकल जोन में रह रहा है, तो इसका संज्ञानात्मक विकास पे उन दोनों के क्या फर्क पड़ेगा, या ये जो अंतर आएगा ये कैसे समझा जाएगा। ये इंटरनल अंतर है, हेरिडिटी फैक्टर्स दैट डिटरमिन, नहीं भाई ये एनवायरमेंट का अंतर है, क्योंकि वो ऐसी जिन बच्चों को ऐसी भट्टियों में, फैक्ट्रियों के आसपास काम करने को दिया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उनके विकास पे, उनके फेफड़ों पे, उनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है उस चीज का, उनके संज्ञानात्मक विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये इंटरनल फैक्टर नहीं है हेरिडिटी वाला, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, एनवायरमेंट का फैक्टर है।
सेकेंड ऑप्शन है प्रीनेटल, बायोलॉजिकल फैक्टर है, प्रीनेटल यानी गर्भ से जुड़ा हुआ है, नहीं भाई, ये तो एनवायरमेंट वातावरण से जुड़ा हुआ है, गर्भ में तो कोई ये बात ही नहीं हो रही है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्टिंग पोस्ट नेटली ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, बच्चे के दिमाग पे जन्म के बाद पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित कारक हैं, ये बाहरी कारक हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एनवायरमेंट जो है, ये पोल्यूशन की जो बात हो रही है, केमिकल पोल्यूशन की, ये एनवायरमेंट में है। कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिक फैक्टर्स लिंक्ड विद ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स, कोई ऑटोजोम या जो क्रोमोसोम्स है उससे जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं, प्योरली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। बस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसमें उसकी सिबलिंग्स की बात हुई थी, तो थर्ड ऑप्शन है सही, आप लोग जवाब दे रहे हैं मैक्सिमम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन है, a 7-year-old child can successfully design a virtual city in an interactive special coding game but fails to comprehend abstract textual coding logic। यानी एक 7 वर्ष का बच्चा है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, प्याजे के अकॉर्डिंग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, इंटरैक्टिव गेम में वर्चुअल शहर का मानचित्र बना लेता है जब वो गेम खेल रहा है। कौन सा होता है वो, कौन सा गेम है जिसमें मैप करके, मेंटल मैप्स और व्हाटएवर, बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें अलग अलग चीजें बनानी होती हैं बच्चों को, तो वो वहां तो बना लेता है वो उस तरह के मैप, बट अमूर्त रूप से टेक्सुअली कोडिंग में उसको दिक्कत होती है अभी, क्योंकि अमूर्त चिंतन अभी आया नहीं है। बात सही है, ऐसा पॉसिबल है, 7 साल का है, क्योंकि रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, children in the concrete operational stage can perform operations on physical objects or their direct visual representations but struggle with abstract hypothetical symbols। बिल्कुल सही बात है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चे हैं, इनको मूर्त चीजों के प्रति तो लॉजिक आ जाता है कि शहर बनाने में उनको पता है कौन सा रूम कैसा होगा, जो चीजें दिख सकती हैं, जिनका इमेज में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उन चीजों पर वो ज्यादा सोच पाता है, बजाय कि जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स हैं, चाहे वो कोडिंग के हो, क्या कोडिंग की लैंग्वेज हो, चाहे वो फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, वो अभी वो सॉल्व नहीं कर सकता। बात तो सही है, इसका रीजन भी सही है, तो ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें जो लोग अपना वो एकदम जिनका पक्का आंसर यही रहता है, उनका ये आंसर सही हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एन ईवीएस टीचर reflects on an ecology project when I insisted that all students build identical model ecosystems using a standardized written guide. Many students felt highly anxious, copied layouts and failed to understand ecological loops। क्योंकि आपने कह दिया उनको कि सबको एक ही जैसा आइडेंटिकल मॉडल बनाना है, स्टैंडर्डाइज रिटर्न गाइड है, सबके लिए सेम तरीका फॉलो करेंगे, सब अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगानी है। However, when I allowed them to select roles, designers, researchers, mediators, they co-constructed meaning effectively। This teacher's reflection, यानी टीचर ने ये पाया कि जब उनको स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस दे दी गई थी कि बस ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये चीजें फॉलो करनी है, नकल करके ले आए वो सारे के सारे बच्चे, या सेम तरीका, सबका सेम ही मॉडल्स थे। लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी भूमिकाएं, यानी बच्चा एक डिजाइनर है, एक शोधकर्ता है, वो अपने तरीके से सोच पाए किसी चीज पे, तो वो बेहतर एक्टिवली, फिर तो वो बच्चा एक्टिव हो गया, एक्टिव है तो बेहतर है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज नेसेसरी नहीं भाई, ये नेगेटिव मानते हैं हम इस टर्म को, मानकीकरण को, है ना। Ignoring developmental readiness and student agency leads to rote performance without genuine conceptual change। ये बात एकदम सही है, क्योंकि आपने बच्चे की कौन कितना रेडी है, किस लेवल पे उसका डेवलपमेंट हुआ है, इसको इग्नोर करके सिर्फ सबको सेम इंस्ट्रक्शंस दे दिए, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कहेंगे इसको, जो कि नेगेटिव है, जिसकी वजह से बच्चों ने रट्टा लगाना शुरू कर दिया, वो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देख पाए। कोऑपरेटिव लर्निंग इज ओनली इफेक्टिव फॉर आर्टिस्टिक टास्क, नहीं ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव लर्निंग हर जगह हेल्प करती है बच्चों को ग्रुप में सिखाना। चिल्ड्रन शुड बी सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन आईक्यू, बच्चों को अलग थलग नहीं करना है आईक्यू के आधार पे, गलत बात है ना, बैड मैनर्स। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है बताइएगा। बहुत हार्ड है, नहीं हार्ड तो मतलब लैंग्वेज का गेम हो सकता है थोड़ा सा, वो लैंग्वेज आप पढ़ पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, तो होने लगेंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और तब आप एक बार खुद से भी पढ़िएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि जब आप वीडियो में देखते हैं तो यहाँ स्कैप फोल्डिंग है, हेल्प मिल रही है आपको कि मैं पढ़ के समझा देती हूँ क्वेश्चन, तो कई लोगों के तो इसलिए भी सॉल्व हो जाते हैं, खुद से करते हैं तो नहीं होते सॉल्व, क्योंकि इनफ प्रैक्टिस नहीं की, खुद से पढ़ के समझाने की, क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच नहीं डेवलप की, ठीक है। तो ये हेल्प के लिए है सेशन कि मैं पढ़ के आपको हेल्प कर देती हूँ, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ ऐसे समझना है। क्वेश्चन 14 है, टू सपोर्ट स्टूडेंट्स स्पेशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अ ज्योग्राफी क्लास ऑन मैप रीडिंग, अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर शुड डिजाइन एक्टिविटीज दैट, यानी मानचित्र पठन पर भूगोल की कक्षा के दौरान छात्रों के स्थानिक विकास
का समर्थन करने के लिए एक प्रगतिशील शिक्षक को कैसी गतिविधियां करानी चाहिए ताकि बच्चे की मैप रीडिंग की समझ, मैप रीडिंग में क्या होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस, कि वो दिशाओं को समझने का ज्ञान उसका बेहतर हो, तो कौन सी एक्टिविटीज कराई जाए? पहला है प्रोवाइड टैक्टिकल मॉडल्स एंड 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रैक्ट ग्रिड कोऑर्डिनेट्स, बहुत सुंदर ऑप्शन। एनफोर्स स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन, जहां भी रट्टा लगाना, ड्रिल, प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, नेगेटिव। कैटेगराइज स्टूडेंट्स इनटू रिजिड एबिलिटी, रिजिड, नेगेटिव। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें लचीलापन चाहिए, सबको एक ही ढर्रे में नहीं डालना है। ऑप्शन नंबर 4 है प्रेजेंट लेक्चर्स ऑन कार्टोग्राफी वाइल रेस्ट्रिक्टिंग पीयर टू पीयर डिस्कशन, बच्चों को एक्टिव मत रखो, बस लेक्चर दिलवा दो, व्याख्यान दिलवा दो कार्टोग्राफी पे कि नक्शा कैसे बनाते हैं इस चीज पे, नेगेटिव है। एक ही ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो ये है कि अमूर्त अमूर्त ग्रिड पेश करने से पहले आप बच्चे को टैक्टाइल मॉडल्स दो, जहां वो छू सके, चीजों को देख सके, कैसे बनते हैं नक्शे, मतलब कैसे वर्क करता है नक्शा, वो उसके 3D मॉडल्स हो सामने, तो वो ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बेहतर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, अब प्राइमरी स्कूल चाइल्ड जिसकी उम्र 6 से 11 वर्ष रहेगी तभी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड है, कक्षा 1 में 6 साल का बच्चा जाता है। अब प्राइमरी स्कूल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्पीच प्रोडक्शन एंजाइटी विथड्रॉस फ्रॉम एक्टिव प्लेग्राउंड प्ले, उसको स्पीच प्रोडक्शन एंजाइटी, बोलने से उसको एंजाइटी है, दुश्चिंता है, इसलिए वो प्लेग्राउंड में क्योंकि सबके साथ बोलना पड़ता है, ग्रुप में खेलना पड़ता है, तो वहां से वो हट जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको एंजाइटी महसूस हो रही है। लीडिंग टू लो peer acceptance and feelings of emotional inadequacy, this scenario validates, यानी गंभीर भाषाई संकोच से पीड़ित एक बच्चा जिसको एंजाइटी है बोलने को लेकर के या इंटरेक्शन को लेकर के, प्राथमिक विद्यालय का प्राथमिक स्तर का बच्चा है, तो वो खेल के मैदान में खुद को पीछे खींच लेता है या अलग थलग रहने लगता है, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं कर पाता, घुल मिल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने से संबंधित एंजाइटी है, एंग्शियस महसूस कर रहा है, या इमोशनली ठीक महसूस नहीं कर रहा। इस चक्कर में अब क्या होगा, बच्चे उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होता। अब एक बच्चा है जिसको खेलने बुलाने जाओ, वो आता ही नहीं है, कभी कभी आ जाएगा तो भी चुप चुप सा रहता है, इंटरेक्ट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता, एंगेज नहीं करता, तो बाकी बच्चे धीरे धीरे वो अलग थलग होता जाएगा ग्रुप से, या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो चाहता हो इन्वॉल्व करना खुद को, लेकिन वो एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो इमोशनली, क्योंकि उसको एंग्जाइटी है। ठीक, अब ये जो सिनेरियो है ये किस चीज को पक्का करता है, इस बात से क्या समझ आता है हमें? प्रिंसिपल ऑफ लीनियर डेवलपमेंट? नहीं भाई, लीनियर डेवलपमेंट का क्या मतलब, ये तो सीधी रेखा होती है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल का कोई प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का लीनियर हो, जो स्पाइरल होता है, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंटल डोमेन्स, कि ये जो, क्योंकि वो इमोशनली ठीक महसूस नहीं कर रहा, उसकी वजह से वो सोशली भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, सोशल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो रहा है इमोशनल डेवलपमेंट की वजह से। बात सही है, आपस में इंटर रिलेटेड है, विकास के जो प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, बात तो एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन ऑफ सोशियो इमोशनल ट्रेट्स, इसका सेफेलोकॉर्डल से लेना देना नहीं है, वो हेड टू टो फिजिकल की बात करता है सेफेलोकॉर्डल, ना कि सोशल इमोशनल की। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंटल इंडिपेंडेंस ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, के संज्ञानात्मक कौशल जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं भाई, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक, सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 15 सवाल और हैं अभी, ऐसे ही एक्सपर्ट बनाई देगी ये सीरीज आपको सीडीपी में। During an environmental mapping project in an inclusive primary classroom, a child with dysgraphia struggles with drawing precise coordinates. The most appropriate pedagogical accommodation is to, यानी एक बच्चे को डिस्ग्राफिया है, मैपिंग का प्रोजेक्ट है जहां मानचित्र बनाना है। अब डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है ना, डिसलेक्सिया वाले को पढ़ने में दिक्कत होती है, डिस्फेजिया वाले को बोलने में और भाषा को समझने में दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया वाले को मैथमेटिक्स की गणना करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो डिस्फेजिया वाला बच्चा है तो उसको मैप को कनेक्ट करने में या बनाने में तो दिक्कत होनी ही है। ठीक, अब इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए, तो पूरी तरह से प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स नहीं कर पा, सटीक निर्देशांक खींचने में या बनाने में दिक्कत है उसको, तो शैक्षणिक अनुकूलन या शैक्षणिक तरीका क्या होगा कि उसको हम सिखा पाए, ऑल्टरनेट क्या होगा, पेडागोजिकल मेथड, उसके लिए क्या डिफरेंट अपनाएं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए, बताइए। देखिए,
देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देखना, पेनलाइज द चाइल्ड्स पुअर ड्राइंग स्किल्स, उस पर पेनल्टी लगा दो, बच्चे को दंड दो क्योंकि वो नहीं ड्रॉ कर पाएगा डिसग्राफिया की वजह से। तो ये गलत तरीका है, ये तो कोई तरीका, कोई मेथड नहीं हुआ एकोमोडेट करने का बच्चे को। सेकेंड ऑप्शन है क्योंकि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में हर बच्चे को सिखाना है अलग अलग मेथड्स अपना करके। एक्सक्यूज द चाइल्ड फ्रॉम द एक्टिविटी एंटायरली टू अवॉइड क्लासरूम एंजाइटी एंड लोअर्ड सेल्फ एस्टीम। बच्चे को आप कहोगे तुम बेटा तुम्हें क्योंकि एंजाइटी है, तुम्हें ये है, तुम गतिविधि से दूर ही रहो, तुम मत पार्टिसिपेट करो, जबकि आपको हर बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है, बजाय कि उसको क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को समझते हुए उसके लिए सही मेजर्स लेकर के। ठीक, नेक्स्ट है प्रोवाइड अडेप्टिव डिजिटल टूल्स, टैक्टाइल मैप एसेट्स और अलाउ द चाइल्ड टू वर्बली डायरेक्ट अ पार्टनर टू ड्रॉ, कि भाई उसका साथी है वो ड्रॉ कर लेगा, वो उसको गाइडेंस दे सकता है वर्बली। टैक्टाइल मटेरियल दे दो जिसमें वो टच फील कर सके। और भी तो तरीके हैं सिखाने के, सिर्फ यही तरीका थोड़ी कि लिख के ही वो अपनी समझ को व्यक्त कर पाएगा। आइसोलेट द चाइल्ड, आइसोलेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना, लेबल नहीं करना, सेग्रीगेट नहीं करना। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसका बिल्कुल खंडन करती है ना। इंक्लूजन और सेग्रीगेशन एकदम ऑपोजिट वर्ड हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिए फटाफट से। सेवनटीन में थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 66% लोग। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ स्टूडेंट स्पेंड्स आवर्स ऑफ फ्री टाइम डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिदमिक ट्रैक्स ऑन अ डिजिटल ऑडियो सिंथेसाइजर। एक ऑडियो बना रहा है एक बच्चा है जो साउंड्स का इस्तेमाल करके, एक ऑडियो सिंथेसाइजर का इस्तेमाल करके जिसमें साउंड मिक्सिंग करके कोई अपनी धुन बना रहा है। बच्चा घंटे लगाता है उस पर, घंटों लगाता है धुन बनाने के लिए। सीकिंग नो एक्सटर्नल ग्रेड्स, उसको इससे ना तो कोई ग्रेड चाहिए कि म्यूजिक टीचर से नंबर मिलेंगे, या वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, या उसको कोई रिवॉर्ड देगा, माता पिता आके कहेंगे वेरी गुड तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया, कल को तुम फलाना काम कर दोगे, ये हो जाएगा, तुम बन जाओगे यार रहमान। ऐसा कुछ नहीं, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन उसके पास यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, पेरेंटल प्रेज भी नहीं वो सीख कर रहा, टोकन रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए उसे, बट ड्रिवन सोनली बाय डिजायर टू अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी इंटरेक्शंस। दिस बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एक छात्र किसी बाहरी ग्रेड, प्रशंसा या टोकन पुरस्कार की इच्छा के बिना केवल आवृत्ति अंतः क्रियाओं को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर डिजिटल सिंथेसाइजर पर जटिल ट्रैक बनाने की, यानी एक गाना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है धुन को समझने में। समझ रहे हो कि मुझे मनोविज्ञान में इंटरेस्ट है तो मैं मनोविज्ञान की 4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ूं, तो इसमें कोई मुझे आके रिवॉर्ड नहीं देगा उस चीज के लिए, ना चाहिए। या आपको अगर गाना गाना पसंद है तो आप बाथरूम सिंगर है, मान लीजिए आप गाना गाते हैं, है ना, नहाते हुए, तो आपको कोई रिवॉर्ड थोड़ी दे रहा है, और आप खूब चिल्ला चिल्ला के बढ़िया गाना गा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ड्रिवन बाय कॉग्निटिव इंटरेस्ट, कॉम्पिटेंस एंड ऑटोनॉमी, यानी उसको स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी उसके पास है, कॉम्पिटेंस यानी मैं कर सकता हूं, और इंटरेस्ट है उसका यानी रुचि है किसी चीज में। ये 3 चीजें चाहिए होती है। मोटिवेशन बहुत हायर लेवल का होता है इंटरनल, अगर ये तीनों चीजें मिल जाए एक साथ। वो क्या है? इंटरेस्ट आपका कि किसी चीज को आप करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू डू इट, क्षमता यानी कॉम्पिटेंस है आप में वो करने की, और स्वायत्ता यानी इंडिपेंडेंट है आप वो करने के लिए, आपके सर पे कोई गोली लगा करके, बंदूक लगा करके नहीं खड़ा है। तो ये तीनों चीजें होती हैं, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक, तो ये बात एकदम ठीक है। ऑटोनॉमी से मतलब है यहाँ उसको इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है वो करने की। एक्सट्रिंसिक, अब कोई बच्चा है जो करना चाहता है घर में, घर वाले उठा के लेके गिटार ही, कि बेटा पहले ना 10वीं पास करो, तुम गिटार बाद में बजाना, तो ऑटोनॉमी चली गई, फिर वो नहीं कर पाएगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू अवॉइड सोशल आइसोलेशन, यहाँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। परफॉर्मेंस अवॉइडेंस होता है कि आप परफॉर्मेंस फर्स्ट नहीं आना चाह रहे, ये तो कोई बात ही नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं, वो फेलियर अवॉइडेंस होता है, तो ये गलती हो गया। बिहेवियरल कंडीशनिंग है ये कोई नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन, अगर रिवॉर्ड के लिए कर रहा होता तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाती। ठीक है, नंबर के लिए कर रहा होता तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाती। क्वेश्चन नंबर 18, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिकल ट्विंस सेपरेटेड एट बर्थ and raised in highly distinct musical households show different levels of phenotypic pitch discrimination। आइडेंटिकल ट्विंस यानी एकदम जुड़वा बच्चे हैं जिनका 100% जो जेनेटिक्स है वो सेम होता है, जिनके आईक्यू में भी कोरिलेशन 89%, हाँ 90% के आसपास सेम आईक्यू होता है। अब उस केस में ये दोनों बच्चे हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एकदम जुड़वा बच्चे हैं, सीता गीता टाइप के, और ये अलग अलग घरों में रह रहे हैं। एक घर में म्यूजिकल माहौल है जहां सब गाते हैं, बजाते हैं, गाना पसंद करते हैं, लिखते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसा माहौल है जहां म्यूजिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा बच्चा जिस घर में गया है, दोनों बच्चों को अलग अलग परिवारों ने अडॉप्ट कर लिया मान लो, वो वहां पे कोई माहौल ही नहीं है म्यूजिक को लेकर के,
तो ये जो उसका हाउस होल्ड शो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिनोटिपिकल पिच डिस्क्रिमिनेशन, यानी साउंड में वो डिफरेंशिएट ज्यादा बेहतर कर पाएगा वो बच्चा जो जिसको म्यूजिकल एनवायरमेंट मिला है। जहां मिला ही नहीं, बोलने का मौका भी नहीं मिला, एनवायरमेंट भी नहीं मिला, तो उसमें साफ साफ दिखेगा कि दोनों बच्चों का जो क्षमता है साउंड को डिस्क्रिमिनेट करवाने की वो सेम नहीं होगी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि हेरिडिटी तो इनकी 100% सेम है। ठीक, तो ये बात तो सही है। द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग अ चाइल्ड रिसीव्स डिक्टेट द एक्चुअल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ देयर जेनेटिक पोटेंशियल। बहुत प्यारी बात कि ये जो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज या अवसर इन बच्चों को मिले हैं और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मिली है, जिसको माहौल मिला है उसको सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मिली है। भाई विराट कोहली अगर ऐसी जगह पे होते जहां क्रिकेट कोई जानता ही नहीं है, ऐसे रिमोट एरिया में होते जहां किसी ने ट्रेनिंग दिलवाई ही नहीं कभी, तो वो नहीं हो पाते जो वो आज हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, या उनका कोई ट्विन होता मान लो, उसको छोड़ दें एक रिमोट एरिया में जहां क्रिकेट का सी नहीं जानते लोग, तो ना तो ट्रेनिंग मिली और ना एनवायरमेंट उस तरह का मिला, तो क्या होगा, बहुत अलग क्षमताएं नजर आएंगी आपको दो बच्चों में, जबकि हेरिडिटी सेम थी। तो आज चाइल्ड रिसीव्स डिक्टेट द एक्चुअल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। देखो फिनोटाइप होता है जो एनवायरमेंट में एक्सप्रेस होगा, जो दिखेगा बाहर एनवायरमेंट में, ट्रेनिंग की वजह से, है ना, एनवायरमेंट की वजह से। ठीक, कि जैसे आपका जो भी रंग है वो कुछ शेड और लाइट हो जाएगा यदि आप ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जो ठंडा है ना, जहां धूप का बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं है, चाहे आपकी जेनेटिक कोडिंग में जो भी कलर हो, थोड़ा शेड्स का अंतर आ जाएगा। जब मैं गांव में रहती थी, फिर मैं दिल्ली आई, अंतर आ गया। अब इसका इस बात से कोई लेना नहीं है कि गोरा अच्छा और काला बुरा और ये वो, इसका इस चीज से कोई भी जुड़ाव नहीं है। इट्स जस्ट जो एनवायरमेंट है वो आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा है जीनोटाइप, जो आपकी जेनेटिक कोडिंग है, जो आपकी डीएनए में है, हेरिडेटरी है। ये जीनोटाइप में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, कुछ क्षमताएं भी हो सकती हैं जो कोडेड है आपकी जीन्स में, लेकिन वो एनवायरमेंट अगर उनको नहीं मिला तो बाहर ऑब्जर्वेबल नहीं हो पाएंगी। बाहर तब दिखेंगी जो फिनोटाइप है उसमें क्षमता दिखती है बाहर, जीन्स में तो बहुत कुछ कोडेड हो सकता है ना। तो ये आपका फिनोटाइप है जो बाहर दिख पाए। ये बात एकदम सही है, गलत तो कहीं नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ये सही व्याख्या है कि क्यों हो पा रहा है ऐसा कि दो बच्चे हैं, सेम जीन्स हैं, जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप एकदम सेम है, लेकिन फिनोटाइप जो है वो अलग है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में जो ट्रेनिंग मिली है वो प्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग तरीके से। तो रीजन तो इसका सही है एकदम। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप का अंतर है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो एक ये हम समझ चुके हैं, इसका कोई प्रयोग करने की आवश्यकता अभी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है, पढ़िए, जवाब देने का प्रयास खुद से कीजिए एक बार। मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है तनिषा, पुरानी प्लेलिस्ट भी ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ सोलर पावर्ड वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम 8-year-old मीरा विस्पर्स स्टेप्स टू हरसेल्फ। एक 8 साल की मीरा है जो फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो सोलर पावर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वाटर को फिल्टर करता है, सोलर पावर्ड, उसको वो कैसे काम करता है अपने ही आपसे बात कर रही है उसके स्टेप्स को लेकर के। 8 वर्ष की मीरा है। फर्स्ट कनेक्ट द नेगेटिव वायर, कि भाई ये जो वायर है इसकी पहले नेगेटिव वाली कनेक्ट करो, वायर होते हैं ना तार। देन अलाइन द ट्यूब, वेट इट इज लीकिंग, टाइटन इट, कि भाई लीक कर रहा है, चलो चलो जल्दी इसको बंद करो। जैसे आप खुद से बात कर रहे हैं, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप सोच रहे हैं यार देखूं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, चाबी सही जगह पे है क्या, है ना, मैंने कोई गियर में तो नहीं है गाड़ी इसलिए नहीं हो रही स्टार्ट, बैटरी तो डाउन नहीं होगी, खुद से बातें करते हो आप। ये जो खुद को दिशा देना है इसको सेल्फ टॉक कहेंगे, प्राइवेट स्पीच है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, है ना। सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग सही जवाब दे रहे हैं 85% लोग, थर्ड ऑप्शन। तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई प्री ऑपरेशनल ईगोसेंट्रिज्म नहीं है, ये तो दिशा दे रही है बच्ची खुद को। तो प्राइवेट स्पीच, और वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है, ईगोसेंट्रिक तो हम कहते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। प्राइवेट स्पीच यूज्ड एज अ सेल्फ रेगुलेटरी कॉग्निटिव टूल, खुद को दिशा देने के लिए प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल वाइगॉत्स्की ने किया है। थोड़ा सा इसमें एज और आगे है, वो 3 से 6 वर्ष कहते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल 8 वर्ष की उम्र में नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद को गाइडेंस दे रही है बच्ची। तो प्राइवेट स्पीच ये वाइगॉत्स्की का कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स नहीं है। ठीक, 3 प्रकार की स्पीच की बात वाइगॉत्स्की करते हैं, और इस पे प्राइवेट स्पीच पे एक सवाल हमेशा आता ही है सीटेट में।
जैसे आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पेपर में आप सीटेट के एग्जाम में हॉल में बैठे हुए हैं और आप खुद से बातें कर रहे हैं, नहीं यार ये बताया था हमने लेट्स लर्न पे तो ये पढ़ा था, करियर विल पे तो ये पढ़ा था, ये वाला ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, मुझे बताया तो था हिमांशी ने कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं होता सही, या स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन नहीं होता, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पॉजिटिव होता है, तो आप खुद से बातें कर रहे हैं हॉल में, है ना। वो बात अलग है, लोग आपको कहने आ जाएंगे भाई क्या बातें कर रहे हो, या जब आप चीजें याद करते हो तो खुद से बोलते हो, खुद को ही रिवाइज करा के सुनाते हो, वो प्राइवेट स्पीच है। तो जब आप मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, खुद से ही बात कर रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ये भी प्राइवेट स्पीच है, आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हो। एक बच्चा ब्लॉक्स को लगाते हुए, कोई अपने खिलौने को जोड़ते हुए बात कर रहा है खुद से, ये वाला नहीं, यहाँ पे ये वाला लगाना था, तो वो प्राइवेट स्पीच का उदाहरण है। बच्चा स्कूल के लिए रेडी होते हुए किताबें रख रहा है, कह रहा है अरे मेरी डायरी तो रह ही गई, खुद से बातें कर रहा है, तो ये 3 से 6 वर्ष में आ जाती है, रहती तो हमेशा है, आप जब चाहें प्राइवेट स्पीच कर सकते हैं, ठीक। इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा है किसने, उन्होंने पियाजे ने। प्राइवेट स्पीच कहा है वाइगॉत्स्की ने। अच्छा, वाइगॉत्स्की 3 प्रकार की स्पीच की बात करते हैं, लगे हाथों, ये भी 1 मिनट में समझ लेते हैं, है ना। कौन सी स्पीच है? पहली है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक जिसको कहते हैं। ये 2+ ईयर्स में आ जाता है, बच्चा आपस में, समाज में, यानी अपने दोस्तों से, पापा मम्मी, परिवार जो भी होगा आसपास, उनसे बातें करने लगता है, ठीक है, सोशल स्पीच हो गया। प्राइवेट स्पीच क्या है? यानी निजी वाक, ये खुद से बोलना, 3 से 6 वर्ष की उम्र में आ जाता है। खुद को दिशा देना, ये अच्छा माना जाता है क्योंकि बच्चा इससे खुद को आप दिशा दे रहे हैं जब आप खुद से बातें कर रहे हैं। फिर आता है साइलेंट इनर स्पीच। ये जो प्राइवेट स्पीच है ये साइलेंट हो जाती है, अब आपको बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जब छोटे होते हैं तो वो बोल बोल के ही पढ़ते हैं, मन में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि 3 से 6 वर्ष की उम्र में है। 6 वर्ष जैसे ही कूद जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप मन में पढ़ने लगते हो, है ना। तो साइलेंट इनर स्पीच में ही कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट स्पीच, फिर चली जाती है अंदर। साइलेंट इनर स्पीच, अब आपको किसी को कुछ भी बोलना है तो बोलने की जरूरत नहीं, मन में बोल सकते हो आप 6+ ईयर्स में, ठीक। ये 3 प्रकार की स्पीच या भाषा की बात वाइगॉत्स्की ने की है, और वाइगॉत्स्की कहते हैं लैंग्वेज इज अ टूल या बिगेस्ट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यंत्र है संज्ञानात्मक विकास के लिए, दिमाग के विकास के लिए भाषा सबसे बड़ा यंत्र है। ऐसी बात वाइगॉत्स्की कर रहे हैं, ये वाइगॉत्स्की का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। इतनी बात क्लियर है, होपफुली क्लियर होगी। चलें आगे बढ़ें। चलिए, ये आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, SPS, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20th, इसके बाद 10 सवाल और हैं, 30 सवाल का सेट है जैसा कि पेपर में बनता है। क्वेश्चन नंबर 20th देखिएगा, ये क्या कहता है। असर्शन है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी क्लास जहां बच्चा एक्टिव होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन क्लास, द टीचर शुड अवॉइड क्रॉसिंग आउट स्टूडेंट स्पेलिंग एरर्स विद अ रेड पेन, कि रेड पेन से ऐसे मार्क कर दो गलतियों को, उसकी बजाय टीचर को बच्चों से कहना चाहिए कि टू रीड देयर वर्क लाउड एंड एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ देयर फोनीम चॉइसेस, कि तुम एक काम करो, तो बच्चों को खुद से गलती हाईलाइट होगी, जब वो खुद से पढ़ेगा, जोर से उसको पढ़ के देखेगा तो हो सकता है उसको खुद से रियलाइज हो कि क्या गलती है। ऐसा कई बार टीचर करते हैं ना कि अच्छा कोई स्टेप है कि ये सवाल एक बार देखो सही है क्या, तो वो खुद से जब देखेगा तो ज्यादा एक्टिव है, बजाय कि आपने उस पर रेड गोला घुमा दिया, तो बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा इस एक्टिविटी में। बात तो सही है। इसका रीजन क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्योंकि हम एरर्स को महत्वपूर्ण मानते हैं सीखने में, गलतियां महत्वपूर्ण है, रचनावाद ये मानता है, कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है, पियाजे वाइगॉत्स्की गलतियों को बुरा नहीं मानेंगे, है ना। गलतियों से पता लगता है बच्चा सोचता कैसे है, विंडोज है उनके दिमाग में झांकने के लिए, और पार्ट ऑफ लर्निंग है। रीजन क्या दिया है इसका? कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजीज व्यू चिल्ड्रंस एरर्स नॉट एज इंटेलेक्चुअल फेलियर्स बट एज वाइटल विंडोज इनटू देयर एक्टिव मीनिंग मेकिंग एंड कॉग्निटिव स्कीमास, कि एरर्स जो है वो महत्वपूर्ण है, इंटेलेक्चुअल फेलियर नहीं है, बल्कि वो विंडोज हैं कि कैसे वो सोचता है। यही बात अभी आपको मैंने एक्सप्लेन की थी, तो दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन करती हैं। आसान लग रहा होगा ये वाला सवाल, तो बस लैंग्वेज थोड़ी लेंदी है जो कि पेपर में अब बनती ही है। 92% लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई, थोड़े थोड़े सवाल, 1-2 सवाल तो ऐसे होने चाहिए ना, 2-4 सवाल जिसमें ठीक लगे। अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस लॉग्स इन अ लॉन्ग टर्म म्यूजिकल कॉम्पोजिशन क्लास शो रैपिड एक्सेलरेशन इन मास्टरिंग टेम्पो followed by a temporary plateau and slight decline before achieving a highly integrated complex musical ability। यानी एक बच्चा है जो म्यूजिक सीख रहा है, तो एक स्टेज आती है जब वो तेजी से कोई चीज सीख लेता है, दूसरी स्टेज आती है जहां वो अटकता है या आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, फिर तीसरी स्टेज आती है फिर से आगे बढ़ने लगता है। तो ये लर्निंग का कर्व है एक तरह से, कि आगे पीछे लर्निंग स्पाइरल में चलती है, कॉम्प्लेक्स है। किसी दिन आप 2 कॉन्सेप्ट समझते हैं, किस दिन एक पे अटके रहते हैं, एक सवाल पे ही, इट डिपेंड्स। तो प्योरली लीनियर नहीं, लर्निंग लीनियर नहीं होती, कोई भी प्रोसेस लीनियर या सिंपल नहीं होती, स्पाइरल होती है। स्पाइरल एंड मल्टी डायरेक्शन, कई डायरेक्शंस में चलती है, कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड्स ऑफ कंसोलिडेशन। एक स्टेज में आप
जो आपने कल सीखा है उसको मजबूत कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर दूसरी स्टेज में कुछ नया सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आते हैं। जैसे बच्चे के दूध के दांत जाते हैं, फिर अगली स्टेज में पक्के दांत आते हैं, तो आगे पीछे चलता रहता है डेवलपमेंट की प्रक्रिया में और लर्निंग की प्रक्रिया में। बात तो सही है। कंप्लीटली डिसकंटिन्यूअस का यहाँ लेना देना नहीं है। ड्रिवन सोनली बाय एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट नहीं, कि बाहरी गुड वेरी गुड कोई बोल रहा है आपको पुनर्बलित कर रहा है या नहीं, इस पे निर्धारित होगी, नहीं, ये बात यहाँ कही नहीं जा रही। तो सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, ये आगे पीछे स्पाइरल में वर्तुलाकार है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। इसीलिए आप देखते हैं कुछ भी आप बना रहे होते हैं, ड्रॉ भी कर रहे होते हैं, कोई सवाल कर रहे होते हैं, कई बार गलतियां होती हैं, फिर आप बेहतर समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को, कंफ्यूजन होती है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं आप लोग इसे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्यूरिंग एन एनवायरमेंटल स्टडीज डिस्कशन, ईवीएस का क्लास है, क्लास 2 के बच्चे हैं, यानी 7 साल की उम्र होगी लगभग। द फ्लावर्स क्लोज्ड देयर पेटल्स, ये कह रहे हैं कक्षा 2 के बच्चे कि जो फ्लावर्स हैं वो क्लोज करते हैं अपने पेटल्स को, अपनी पंखुड़ियों को, बिकॉज दे वांटेड टू स्लीप आफ्टर प्लेइंग इन द सन ऑल डे। कि जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो थक जाते हैं दिन भर धूप में खेल करके, तो रात को वो इसलिए अपने फ्लावर्स को, अपने पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं क्योंकि वो थक गए हैं। अब आप इसमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देते हो, या तो नॉन लिविंग थिंग्स को, या फिर नेचर में जो चीजें होती हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, कि इसको क्या कहते हैं, प्याजे की भाषा में एनिमिज्म कहते हैं। 95% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, है ना। कि ये 2 से 7 वर्ष में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, कक्षा 2 का एक बच्चा है जो कहता है कि फूलों ने अपनी पंखुड़ियां इसलिए बंद कर ली क्योंकि वे पूरे दिन धूप में खेल के सोना चाहते हैं जैसे हम सोना चाहते हैं, जबकि ये कारण नहीं है। या बच्चा कह रहा है कि सूरज ने, बारिश हो रही है क्योंकि मेरा यार हंस रहा है, रो रहा है, वॉट जो भी है वो गाना, तो वो बच्चों को लग रहा है कि हाँ बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान जी आज गुस्सा हैं, या बादल को गुस्सा आ रहा होगा तो इसलिए बारिश हो रही है, धूप तेज निकल रही है तो सन को गुस्सा आ रहा होगा। तो वो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज या निर्जीव चीज को सजीव समझता है, या फिर नेचर में वो क्वालिटीज ढूंढता है जो ह्यूमंस में होती हैं। तो इसको एनिमिज्म कहते हैं। एनिमिस्टिक थिंकिंग है ये, सजीववादी या जीववादी चिंतन है, जिसमें बच्चा के एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्ची के जब वो रस्सी कूद रही होती है, स्किपिंग रोप, उसके पैर में वो रस्सी अटक जाती है और उसको चोट लग जाती है, तो वो कहती है इस रस्सी ने जानबूझ के मेरे को चोट लगवाई है क्योंकि ये बीच में अटक गई मेरे। वो चींटी मर गई वाला उदाहरण हम बचपन में बहुत आपने कॉमन देखा होगा, किसी बच्चे को चोट लग जाए और माँ बाप थोड़ा जमीन को ऐसे पीट दें तो उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ इसको भी चोट लग रही होगी। ठीक, यही पेन गिर जाए तो बच्चे को लगेगा इस पेन को चोट लगी होगी, गिर गया है। उसकी गुड़िया गिर जाए, उसकी डॉल गिर जाए बच्चे की, कार में चोट लग जाए, टूट जाए, तो उसको लगेगा कार को भी चोट लगी होगी, है ना। तो ये जीववादी चिंतन है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है, वेयर द चाइल्ड एट्रीब्यूट्स ह्यूमन इंटेंशंस एंड इमोशंस टू नॉन लिविंग और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें बच्चा प्राकृतिक अथवा निर्जीव वस्तुओं को मानवीय भावनाएं या इच्छाएं या उद्देश्य प्रदान कर देता है ना। जैसे कई लोग, वो कोई तो कान्हा जी होते हैं ना, किसी प्रकार के, मैं नाम भूल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, है ना, जिन लोगों की भावनाएं आहत हो रही हूँ, बट वो उनको खाना भी खिलाते हैं सुबह, तो वो थोड़ा सा एनिमिस्टिक चिंतन, अगर आप ऐसे साइकोलॉजिकली चाइल्ड डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से देखोगे तो वो उसमें उसका एक उदाहरण हो सकता है। बाकी सबकी अपनी श्रद्धा है भाई, है ना। सिंबॉलिक थॉट है कि आप इस पेन को अगर मैं ईश्वर मानने लग जाऊं तो वो मेरी श्रद्धा है, सबकी अपनी श्रद्धा है। लड्डू गोपाल, एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो वो उनको प्रॉपर 3 टाइम खाना खिलाते हैं, लड्डू भी खिलाते हैं, सारी चीजें, तो वो एक तरह एनिमिस्टिक थिंकिंग का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनीवे देखो, एन ओवर जनरलाइजेशन कॉज्ड बाय, नहीं कोई और इसका बनेगा ही नहीं, कुछ और कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन और है ही नहीं कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत हो। ये ऐसा ही कि एनिमिज्म सीइंग द वर्ल्ड एज अलाइव विद ह्यूमन लाइक थॉट्स एंड इमोशंस, ये पौधों से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है, 2 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम बायोलॉजिकल एज शो डिस्टिंक्ट लर्निंग पाथ्स ऑन एन इंटरैक्टिव ब्लॉक कोडिंग एप्लीकेशन, दिस वेरिएशन इंडिकेट्स, यानी जो बच्चे हैं दोनों सेम बायोलॉजिकल एज के हैं, यानी मान लो 12-12 साल के 2 बच्चे हैं, सेम उम्र के हैं, सीता और गीता, शो डिस्टिंक्ट लर्निंग पाथ्स ऑन एन इंटरैक्टिव ब्लॉक कोडिंग, अलग अलग क्षमता प्रदर्शित करते हैं जब उनको कोडिंग के लिए एक ब्लॉक दिया जा रहा है, कुछ भी जो भी कोई भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, तो अलग अलग क्षमता है। हो सकता है एक बच्चा बहुत अच्छा हो, दूसरा कम अच्छा हो, एक बच्चा भाषा में अच्छा हो, दूसरा गणित में अच्छा हो, सेम उम्र होने के बावजूद, पॉसिबल है। एजुकेशनल एप्स आर इनफेक्टिव, इसमें हम ये कहेंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐप खराब है, नहीं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चे में। संज्ञानात्मक विकास विशुद्ध रूप से कालानुक्रमिक आयु की अनुरूपता का परिणाम है, नहीं कि सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज, जितने साल आपको धरती पे आए हुए हो गए उसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, जो आपकी डीओबी से आज तक का समय है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रोनोलॉजिकली 2 सेम एज के लोग बिल्कुल अलग सोच सकते हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव लेवल, आईक्यू लेवल डिफरेंट हो सकता है।
इंटेलिजेंस का स्तर। स्टैंडर्ड क्लासरूम्स मस्ट रिप्लेस इंटरैक्टिव एप्स, ये भी बेकार बात है। देखना है बच्चे के पक्ष में कौन सा ऑप्शन बात कर रहा है, वो है फोर्थ ऑप्शन। लर्नर्स पोजेस इंडिविजुअल लर्निंग रेट्स, हर बच्चे का अपनी गति होती है, अपनी दर होती है सीखने की। शेप्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, के कारण जो भी उनका एक कॉम्बिनेशन बना है उसके आधार पर वो अपनी दर पे सीखते हैं, किसको कैसा एनवायरमेंट मिला है ना, किसका किस चीज में इंटरेस्ट है, ये सब रीजंस हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अब थोड़े से आसान लग रहे होंगे लास्ट में आते आते सवाल। देखिए, कॉन्ट्रास्ट हाउ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की वुड एक्सप्लेन अ 5-year-old चाइल्ड मटरिंग अलाउड टू हरसेल्फ, फर्स्ट कनेक्ट द ब्लू ब्लॉक देन मेक द टार्ट्रॉल। यानी एक बच्चा जो अपना रोबोटिक्स को एक खिलौने को डिजाइन करते हुए या उसके साथ बात कर रहा है, उसके साथ खेलते हुए, पियाजे और वाइगोत्स्की कैसे अलग अलग सोचेंगे सेम एक्टिविटी को करते हुए। कि एक बच्ची है शीला, वो कोई खिलौना या रोबोटिक्स बना रही है, रोबोटिक्स टॉय है एक उसका जिसको वो असेंबल कर रही है और अपने आप से बातें कर रही है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की का देखने का नजरिया कैसे अलग होगा सेम एक्टिविटी को। आपको पता है ये प्राइवेट स्पीच है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। तो पियाजे इसको सेल्फ टॉक कहेंगे, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहेंगे, रिप्रेजेंटिंग प्री ऑपरेशनल कॉग्निटिव लिमिटेशंस। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है इसलिए ईगोसेंट्रिक टॉक कर रहा है। वाइल वाइगोत्स्की वुड व्यू इट एज प्राइवेट स्पीच एक्टिंग एज एन एसेंशियल सेल्फ रेगुलेटरी या सेल्फ डायरेक्शन देने वाला एक चीज। बायोलॉजिकल मैचुरेशन का रिफ्लेक्स है, वोकलाइजेशन एज अ फॉर्म ऑफ सोशलाइज्ड स्पीच, ये वाइगोत्स्की कहेंगे, पियाजे नहीं कहेंगे। बोथ थियरिस्ट वुड एग्री दैट दिस वोकलाइजेशन इज अ साइन ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिले है कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है कि पियाजे इसको स्वयवार्ता या ईगोसेंट्रिक स्पीच का या सेल्फ टॉक का उदाहरण मानेंगे जो पूर्व संज्ञात्मक अवस्थाओं की सीमाओं में से है, और वाइगोत्स्की इसको सेल्फ टॉक या प्राइवेट स्पीच जो खुद को दिशा देने के लिए बच्चा इस्तेमाल कर रहा है अच्छी है संज्ञानात्मक विकास में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो गया। कितने लोगों ने कहा है देखना एक बार, थर्ड ऑप्शन 89% लोग तो सही जवाब अब आप दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है टू इंप्लीमेंट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को इंप्लीमेंट करते समय, जो सीबीएसई के द्वारा एक मूल्यांकन का सिस्टम है जिसको अप्लाई करते समय, ड्यूरिंग एन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, ईवीएस के एक प्रोजेक्ट में, ऑन कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, अ प्रोग्रेसिव टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को भाई, बच्चे को एक्टिव रख के आकलन करना, सिंपल बात, चाहे आपको कुछ समझ ना आया हो इस सवाल में, बच्चे को एक्टिव रख के उसका आकलन करें आप, सीसीई यही कहता है। तो असाइन ग्रेड्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं, सीसीई कह रहा है स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, करिकुलर और को करिकुलर सभी पहलुओं में बच्चे का आकलन करो आप। वो जो 360 डिग्री असेसमेंट की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है वो लगभग सेम बात सीसीई भी कह रहा है इतने सालों से। एक एग्जामिनेशन का, असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का सिस्टम है सीबीएसई के द्वारा लागू किया हुआ कि सतत रूप से समय समय पे आकलन करते रहो और हर पहलू में आकलन करते रहो। तो कलेक्ट क्वालिटेटिव एविडेंस, हाँ क्वालिटेटिव एविडेंस की बात करेगा सीसीई। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ असेसमेंट, सही बात है। रिजिड, ये नेगेटिव हो गया। बच्चे के रिवॉर्ड ओनली नहीं, रिवॉर्ड ओनली दो स्टूडेंट्स जो नंबर ज्यादा लेके आ रहे हैं नहीं। तो ये सबसे जो बेहतर ऑप्शन है वो यही है कि क्वालिटेटिव डेटा, कौन किस क्षेत्र में अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना, उस हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज देना, उनका आकलन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है, प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व्ड कोडिंग स्क्रिप्ट्स टू अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद लॉजिकल लूप्स इन एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटजी, यानी कोडिंग के साथ संघर्ष कर रहे छात्र को आधा हल किया हुआ कोड प्रदान करना पार का एक प्रभावी उदाहरण है। यानी बच्चा जो है एक स्ट्रगल कर रहा था एक कोडिंग का सवाल सॉल्व करने में, तो उसको हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी, हिंट दे दिया, 2 स्टेप सॉल्व कर दिए कि आगे वो उसको मदद मिल जाए। तो ये तो अच्छी बात है, एक अच्छा स्ट्रेटजी है स्कैफोल्डिंग की। वाइगोत्स्की भी कहते हैं टेम्परेरी हेल्प दी है टीचर ने, हिंट दिया है। स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स, इसका रीजन क्या है, स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स गिविंग टेम्परेरी एडजस्टेबल सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली फेडेड एज द स्टूडेंट डेवलप्स कॉग्निटिव इंडिपेंडेंस। ये भी बात सही है कि कोडिंग के साथ संघर्ष कर रहे छात्र को आधा हल किया हुआ सवाल देना पार का उदाहरण है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। पार एक अस्थायी चरण दर चरण सहायता है जिससे छात्र की क्षमता बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे, ये इसका ट्रांसलेशन में गड़बड़ है लेकिन ये कहना चाहता है कवि कि धीरे धीरे सपोर्ट कम कर लिया जाता है जैसे जैसे बच्चे की क्षमता बढ़ती जाती है, स्कैफोल्डिंग कम कर ली जाती है। जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल कम होगा बच्चा खुद से सॉल्व करने लगेगा। भाई साइकिल चलाना सिखा रहे हो आप, पीछे से पकड़ते हो, तभी तक तो पकड़ते हो जब तक बच्चा खुद से नहीं चलाने लगता। जैसे ही वो खुद से चलाने लगेगा छोड़ देते हो वो हेल्प। अब आपको हेल्प मिल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने, पेपर देने थोड़ी मैं आपके साथ जाऊंगी। तो स्कैफोल्डिंग तब तक है जब तक आप खुद से सॉल्व करना सीख जाएंगे सवाल, ठीक, फिर वो उस मात्रा में हटा ली जाती है। तो ANR बोथ आर ट्रू, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और ANR सही है और सही से व्याख्या भी करता है एक ही जो R है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो ये वही साइकिल वाला उदाहरण है, धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग हटा ली जाती है।
जैसे जैसे आप खुद से स्वयं से करने लगते हैं किसी काम को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। A student learns the implicit norms of teamwork, active listening and peer negotiations while participating in a middle school theater production. This is an example of, एक छात्र माध्यमिक विद्यालय यानी 6ठी से 8वीं कक्षा में होगा कि नाटक में भाग लेते समय एक जैसे नुक्कड़ नाटक टाइप होते हैं, उसमें टीम वर्क, सक्रिय रूप से सुनना, सहकर्मियों के साथ बातचीत करना, एक दूसरे को समझना, ये सब सीख रहा है। ये किसका उदाहरण है? प्राइमरी सोशलाइजेशन का, सेकेंडरी का, रोट बिहेवियरल कंडीशनिंग है, इसमें रट्टा तो कहीं नहीं लग रहा, बच्चा तो एक्टिव ही है। इनेट बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का, नहीं भाई, सोशली बात हो रही है, ग्रुप में सीखने की। और कहाँ हो रही है? स्कूल में हो रही है, घर पे तो नहीं हो रही है। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन, वो ग्रुप में रहना, समाज में कैसे, समाज के क्या तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून है, कैसे रहते हैं, ये वो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी से सीख रहा है, जिसको स्कूल कहते हैं। अगर ये घर पे सीख रहा होता तो ये प्राथमिक फैमिली हो जाती। ठीक है। सामाजिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप समाज के एक्टिव मेंबर बनते हैं, समाज में रहना, उसके तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, और इसका सोशलाइजेशन का जेंडर पे प्रभाव पड़ता है। इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल साफ साफ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जो कहानियां सुना करके बड़ा किया गया है घर में, तो जेंडर का कॉन्सेप्ट, जिन घरों में दोनों भाई बहनों को बराबर अधिकार मिले हैं, सेम तरीके से देखा गया है, तो वहां पे उसका सोशलाइजेशन बच्चे का, उसका समाज में रहने का तौर तरीका डिफरेंट होगा। जहां एक पहलू को दबाया गया है, एक पक्ष को दबाया गया है, या सेम आजादी नहीं मिली है, वहां डिफरेंट होंगी चीजें, या उसका प्रभाव पड़ेगा कि जेंडर को कैसे देखते हो आप। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेडागोजिकल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। लर्निंग और मैच्योरेशन के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में सही स्टेटमेंट चूज करने हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है, लर्निंग कैन नॉट बी फोर्स्ड थ्रू रिगरस ड्रिल्स बिफोर द बेस लाइन न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ रेलिवेंट मोटर एंड कॉग्निटिव रीजन्स अचीव्ड। ये बात हमने शुरू में भी की थी कि एक स्तर का यदि मेच्योरिटी नहीं आई है तो आप नहीं सिखा सकते बहुत सारी चीजें। आप साइकिल चलाना 6 महीने के बच्चे को नहीं सिखा सकते, एक बेसिक लेवल की मेच्योरिटी चाहिए, तब आप लर्निंग करा सकते हैं। लर्निंग के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ मेच्योरिटी मैंडेटरी है। सेकेंड ऑप्शन है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन सेट्स द पोटेंशियल बाउंड्रीज within which specific learning experiences can be integrated। यानी जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है वो एक बाउंड्री सेट कर देती है जिसके तहत स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। कुछ हद तक सही है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में तो नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। मैच्योरेशन और लर्निंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, लर्निंग तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि यह डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो मैच्योरिटी हो चाहे वो लर्निंग हो। क्लासरूम डेवलपमेंट के अंदर आती है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट टारगेट्स द गैप बिटवीन कंप्लीटेड मैच्योरेशन एंड द चाइल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी जहां जरूरत है बच्चे को वहां उसको आप मदद दीजिए। फर्स्ट और फोर्थ यहां से लग रहा है, और हमें सेकंड में भी कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं लगी कि जो मैच्योरिटी है वो कुछ हद तक लिमिट सेट कर देती है, क्योंकि हेरिडिटी ब्लूप्रिंट तैयार करती है कि आपकी एक हाइट बढ़ेगी, इस लेवल तक ही जा पाएगी। ये एक लिमिट तो सेट करती है आपकी जो हेरिडिटी है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहां पर सही जवाब है। इसके साथ हम जाएंगे। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 58% लोग। ठीक है, क्योंकि मेच्योरिटी हेरिडिटी से संबंधित है और हेरिडिटी ब्लूप्रिंट तय कर देती है, रॉ मटेरियल दे देती है, डेवलपमेंट के लिए हायर और लोअर लिमिट सेट कर देती है। अगर आपके जीन्स में एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाने की क्षमता नहीं है तो आप कितना भी अच्छा खाना खिला लीजिए, नहीं होगा कि उससे बहुत ज्यादा ऊपर आप चले जाएंगे। तो हायर और लोअर लिमिट जो है आपकी हेरिडिटी सेट कर देती है डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सेकंड लास्ट सवाल है आज का। व्हाई डज पेयरिंग अ struggling student with an advanced peer during a game design coding activity lead to cognitive acceleration under Vygotsky's theory? एक बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको थोड़ी डिफिकल्टी है, उसको एडवांस पीयर के साथ जो थोड़ा एडवांस लेवल पे है, तो यानी एक कमजोर बच्चा थोड़ा सा और एक थोड़ा एक्सपर्ट बच्चा, दोनों को साथ में ग्रुप बना दिया। यानी ऐसे बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, दूसरा हो सकता है जो साइंस में बहुत अच्छा हो या सोशल साइंस में बहुत अच्छा हो, दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। जिसका जो वीक पॉइंट है वो दूसरे से सीख लेगा, तो ये तो अच्छी बात है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। इट फोर्सेस द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट टू पैसिवली, नहीं भाई एक्टिवली सीखेगा, पैसिव थोड़ी, निष्क्रिय थोड़ी है बच्चा है। यहाँ बच्चे को पैसिव कभी नहीं करना पेडागोजी के किसी ऑप्शन में, जब तक नॉट ना लिखा हो। इट ट्रिगर्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाइगॉत्स्की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हेरिडिटी की बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बायोलॉजी की बात बहुत ज्यादा नहीं करते। सोशल स्कैफोल्डिंग विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे साथ में मिलकर के ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे, उनकी जो भी सीखने के दायरे में होगा वो सीख पाएंगे एक दूसरे की सहायता से। बात तो सही है। थर्ड ऑप्शन 91% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इट एस्टेब्लिशेस अ कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, कॉम्पिटिशन नहीं है, कोऑपरेशन है, सहयोग है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आज का आखिरी सवाल अजर्शन और रीजन पे हम एंड करते हैं। कैसी लगी आपको एक्सपर्ट सीरीज बताइएगा। और लास्ट में मैं आज से शुरू कर रही हूँ, लास्ट में 2-3 सवाल जरूर लूंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं सेशन लेकर के चले जाती हूँ, बहुत दिनों से हमारा सवाल जवाब डिस्कशन ज़्यादा हो नहीं पाता है। ठीक है, तो लास्ट के 5 मिनट आपके सवालों के लिए, जो भी आपके मन में आ रहा होगा, रैंडमली जो सवाल मुझे दिख जाएंगे। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये क्या कहता है। असर्शन है, अ टीचर इंटेंशनली विदहोल्ड्स द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ रियल लाइफ क्लासरूम प्रॉब्लम एंड एनकरेजेस लर्नर्स टू जनरेट एंड इवेल्युएट देयर ओन सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज। बच्चा एक्टिव है, बात सही है। क्या है कथन, एक शिक्षक जानबूझकर वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की पूरी प्रक्रिया नहीं बताता है, कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, कि पहले से पहले सारे स्टेप नहीं बता दिए, बच्चे को मौका दिया खुद से स्वयं समाधान की रणनीतियां विकसित करने का, कि भाई खुद से सॉल्व करके देखो, इंडिपेंडेंटली उसको सोचने का मौका दिया जा रहा है, विच इज गुड। बच्चा एक्टिव है, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि बच्चे के पक्ष में रहना है आपको, बात हो गई खत्म। रीजन क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज टू एंश्योर दैट लर्नर्स मेमोराइज अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स सो दैट एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग द सेम प्रोसीजर। ये कह रहे हैं कि मुख्य ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो होता है समस्या समाधान विधि में, वो ये होता है कि बच्चे याद कर लें एक फिक्स सीक्वेंस को। ये एकदम खराब तरीका है, रट्टा लगवाना कहेंगे इसको, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मत कहो, रोट लर्निंग कहो। ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, रट्टाफिकेशन को बढ़ावा देता है, और आपको मीनिंगफुल लर्निंग को, एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देना है। तो ए तो सही है, बट आर सही नहीं है। 74% लोग सही जवाब दे रहे हैं। फाइनली ए एंड आर के चक्कर से आप फ्री हो गए। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताएंगे। आज का सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स में बताएंगे। कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट्स में पूछेंगे। बैच में एनरोल कर रहे हैं जहां हम डिटेल में चर्चा करते हैं सारे सब्जेक्ट की, जो भी आपकी ई बुक्स हैं, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सारे चैप्टर्स का डिस्कशन है। मैं सीडीपी पूरा आपका कंप्लीट लेकर के चलती हूँ। बाकी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, वो सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। अगर ना किया हो, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ताकि आप रिवाइज कर सकें। खुद से क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिमाग से गायब हो जाएगा ये सब, है ना। लेट्स लर्न स्क्वाड, ये टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब बता दो, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने सवाल आपके ठीक हुए, और स्पीड कैसी लगी वो भी आप बताएंगे। अब मैं कुछ सवाल ले लेती हूँ आपके कमेंट सेक्शन से, जो भी रैंडम क्वेश्चंस आ रहे होंगे, है ना। फोन में थोड़ा इजीली दिख जाता है, दूर है स्क्रीन थोड़ी। देखिएगा, 2-4-5 मिनट हम लास्ट में ही रखेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। संडे वार्ता भी अब हमने बहुत सालों से की नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा हम करेंगे जूम इन, ताकि आप लोगों से पास से बात हो सके। ठीक है जी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट जी। इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, इंटीग्रेशन होता है जब आपके विकास के सारे पहलू एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हो, तो वो इंटीग्रेशन है। जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आपका शारीरिक विकास भी, संज्ञानात्मक विकास भी, स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, सोशली भी आपको पता है कि गाली नहीं देनी है खेलते हुए, तो ये इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना है, जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, तो ये इंटीग्रेशन का उदाहरण है डेवलपमेंट के, कि एक एक्टिविटी में आपके सारे पहलू जुड़ करके एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। इंटर रिलेशन है कि फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव से भी जुड़ा हुआ है, सोशल से भी, इमोशनल से भी, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेटेड है, सिंपल। और बताओ। यू आर माई आइडल। अरे थैंक यू माधुरी, आप सब अपने जैसे बने, ये अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग है। 28 आउट ऑफ 30 मर्जिया फिरदौस कह रही हैं। सूरज कुमार कह रहे हैं 28 आउट ऑफ 30। टुडेज क्वेश्चन लेवल इज सच दैट। मैम थैंक यू, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। और 27 आउट ऑफ 30 हिंदी पेडागोजी के भी क्वेश्चन हम करेंगे मंडे को। होपफुली हम लोग हिंदी पेडागोजी करें, या तो वाइगॉत्स्की के सवाल करेंगे नेक्स्ट वीक। मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम, मतलब एटलीस्ट 3-4 सेशंस आपके यूट्यूब पे भी हो जाएं। बैच में तो हम मिलेंगे ही रेगुलरली। यूट्यूब की भी कोशिश है कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके आऊँ। क्यूट पूकी मैम, थैंक यू। जेंजी लर्नर्स आ चुके हैं अब मैदान में। ये लोग ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, थैंक्स। ये भी तो करते हो ना आप लोग। एनीवे, मैं सीख रही हूँ अभी ये जेंजी लिंगो। एनीवे, वाह जी वाह, इनका नाम पता नहीं क्या तारीख नाम है, कह रहे हैं विल यू मैरी मी। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करते। देखो एक बार, मैम प्लीज़ गेट सीडीपी। बहुत तेज़ी से कमेंट्स आ रहे हैं यार, सारे तो नहीं पढ़ पा रही हूँ। 2 क्वेश्चन गलत हुआ आज, कोई बात नहीं। और बताओ मैडम, इट वॉज अ वेरी गुड क्लास, प्लीज़ कंटिन्यू। जी मास्टर जी। और बताइए, 29 आउट ऑफ 30 नीतू के आए हैं।
ओके, बहुत तेज़ी से कमेंट्स जा रहे हैं। अरे सिर्फ़ पढ़ाई की बातें नहीं करनी है, थोड़ी इधर-उधर की बातें भी करनी है। इतना बड़ा सवाल लिख के भेज दिया किसी ने और वो निकल भी गया। मैं कोशिश कर रही हूँ हालाँकि जो पढ़ाई वाले सवाल भी हैं जितने हो सके ले पाऊँ, पढ़ाई तो हम कर ही लेते हैं सेशन के बीच में, है ना? क्योंकि थोड़ी बातचीत आप लोगों से बहुत दिनों से नहीं हो पा रही है, तो मैं वो मिस कर रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत तेज़ी से कमेंट्स जा रहे हैं। जितना हम कर रहे हैं इनफ हो जाएगा, मोर हाँ, 1 महीने में भी आप सीटेट क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लव यू मैम, थैंक यू जी, लव यू टू। और बताओ, विल यू डू हिंदी पेडागोजी? हाँ, हिंदी पेडागोजी के सेशंस में कुछ लूँगी, लिमिटेड सेशंस लूँगी बट अच्छे होंगे, उनसे ही हो जाएगा आपका काम सीटेट के लेवल का। और बताओ, और बताओ आप। लव यू मैम, थैंक यू। मधु का नाम था शायद उनका। ईवीएस मैराथन देखती हूँ यार, अगर ले पाती हूँ तो, नहीं तो पुराने वाला देख लेना, सेम ही है अभी भी वो। और बताओ क्या कह रहे हो? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर नोटिफिकेशन हैज़ कम, बैच कब शुरू होगा? यार मुश्किल ही निकालेंगे, हम कुछ कुछ एग्जाम्स में कई बार नहीं लाते बैच, देख लेंगे एक बार, अगर आएगा तो बता दूंगी। और बताओ, लव यू लिखे जा रहे हैं, थैंक यू जी। सुपर टेट बैच कब आएगा? एक बार नोटिफिकेशन आने दो या यूपी टेट का फाइनल रिजल्ट आने दो, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा निकाल देंगे नोटिफिकेशन। मैथ्स प्रैक्टिस सेशन सीरीज लगवा दूँ? हाँ, बोल देती हूँ मैं उदय सर को, एक बार कुछ सेशंस आपके लिए ले लेंगे यूट्यूब पे भी। प्लीज़ गिफ्ट मी दिस शर्ट। अरे ये बेसिक सी शर्ट है, मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, ले लेना। ये थोड़ी ऐसे पापाओं वाले ज़माने की वाइब देती है, इसका जो चेक वाला पैटर्न है। एनीवे, बट सौरभ यादव फ्रॉम दौड़नगर औरंगाबाद, बहुत बढ़िया जी। व्हेन आर यू गोइंग टू जंतर मंतर? मैम ये नहीं बताऊंगी, मतलब मैं अभी कल परसों गई थी और शायद आज या कल में फिर से जाना हो। एनीवे, चलिए, ध्यान रखिए। नॉट अ पीडोफाइल कोई कह रहा है। प्रोटेस्ट पे क्या बोले यार, मुद्दा तो सही है, मुद्दा तो गलत नहीं है, बाकी पॉलिटिक्स से तो हमारा क्या लेना देना है, हो या नहीं हो लेना देना, बट ये मुद्दा ज़रूरी है। जिस भी माध्यम से बाहर आए, पॉलिटिक्स से आए, जिससे भी आए, वो ज़रूरी है। शिक्षा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन पाई इस आंदोलन से, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बाकी जो लाठियां बरसाई गई उन सबका बहुत दुख भी है। चलिए, टेक केयर, हम मिलते हैं मंडे को, और 9:15 के अराउंड कोशिश करेंगे कि क्लास शुरू करें। सी यू ऑन मंडे। कल परसों आप रिवाइज कीजिए चीज़ें, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।